नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था यानी न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ऑर्डर। ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है। बच्चे आगे के चैप्टर तो पढ़ लेते हैं लेकिन पीछे के चैप्टरों को ध्यान नहीं देते हैं, और एग्जामिनर का जो हमेशा फेवरेट रहता है वो पीछे का ही रहता है, क्योंकि पीयू में जितने भी चैप्टर दी जाती है पीछे साइड से ही दी जाती है। तो ये बात आपके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जो आपको समझना भी चाहिए और सोचना भी चाहिए, कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। और साथ में अगर आप नए हो, पहली बार देख रहे हो ये वीडियो, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मैं आपके फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि इसके रिगार्डिंग, आपके सिलेबस के रिगार्डिंग मैं हमेशा जो है कुछ ना कुछ वीडियो डालता ही रहूँगा, और वो आप सब्सक्राइब कर रखे होगे तभी आपको प्राप्त होगा। क्योंकि ये नया चैनल है और इसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं है। मैं बच्चों के कहने पर ही ये सारे वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों तक ये पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए देखते हैं हमारा जो है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ऑर्डर में क्या दिया हुआ है। तो आप जैसा कि समझ सकते हो कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, देखिए अर्थव्यवस्था तो बनाई गई थी, लेकिन नई अर्थव्यवस्था बनाई गई तो ये देख के अर्थव्यवस्था बनाई गई कि इस अर्थव्यवस्था से क्या हो सकता है। तो कहते हैं विकासशील और विकसित राष्ट्र के बीच न्याय पर आधारित आर्थिक संबंध की स्थापना, ताकि विकासशील राष्ट्र अपना उचित विकास कर सके। क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि जो विकसित राष्ट्र होते हैं वो विकासशील राष्ट्र पे दबाव डालते हैं, इसीलिए इनके लिए एक न्याय प्रणाली होना बहुत ही जरूरी थी। ठीक है, इसके लिए इनकी मांग हुई कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए न्याय प्रणाली की व्यवस्था की गई। यह मुद्दा समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका था। हम भली भांति जानते हैं कि विकासशील और विकसित राष्ट्रों के बीच व्यापक असमानताएं पाई जाती हैं। आपको पता ही है कि विकासशील राष्ट्र आज भी गरीब, भूखमरी, अभाव, बेरोजगारी, बीमारी और अनपढ़ता, अकाल, व्यापक आर्थिक असंतुलन, घटिया तकनीक और अत्यंत निम्न स्तर की विकास दर आदि समस्याओं के साथ जूझ रहे हैं, और इसके लिए वे विश्व स्तर पर पाई जाने वाली अन्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था के उत्तरदायी ठहराते हैं कि उनके लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था ने कुछ भी नहीं किया, जिसकी वजह से उनको बीमारी, अनपढ़ता और अकाल, व्यापक जैसे चीज़ों से सामना करना पड़ा, भूखमरी और गरीबी से। तो ये तो सिर्फ उन्होंने न्याय उचित ठहराते हैं, लेकिन उनका विचार है कि जब वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के नए सिरे से संरचना नहीं की जाती है तो वे गरीबी से, इस कुचक्र से बाहर नहीं निकल सकते। देखिए दोस्तों, किसी भी राष्ट्र को, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र को इस तरह दोषी देना भी सही नहीं होगा। क्योंकि अगर हमारे देश में अगर पॉवर्टी से निकलने के लिए अगर सरकार अच्छे रूल रेगुलेशन नहीं बनाएगी, देशों के साथ तालमेल नहीं बैठाएगी, तो शायद ये जो एक कुचक्र है वो शायद कभी भी न निकल पाए। विकासशील राष्ट्र मानते हैं कि उनकी वर्तमान स्थिति और विकसित राष्ट्र के विकास के लिए लंबे समय तक उनका विकसित राष्ट्र द्वारा किया गया शोषण उत्तरदायी है। और कुछ विचारधारा ये भी है कि बहुत से ये कहते हैं कि जो विकसित देश है वो विकासशील देशों को काफ़ी शोषण किया है। तो ये तो जनरल से ही बात है, जो कमज़ोर होता है उसको हर देश जो है उसको शोषण ही करता है। कोई अगर आप पढ़ाई में भी कमज़ोर होगे तो आपके जो सहपाठी होंगे आपका शोषण करेंगे, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो ये तो जनरल सी बात है कि जो विकसित देश होता है वो विकासशील देशों को हमेशा फ़ायदा उठाता है और उनकी जो है गरीबियों का मजाक उड़ाता है। आगे जो है दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के बाद एशिया, अफ्रीका और लतानिया अमेरिका के साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के चंगुल को आज़ाद हुई। यानी ये जो था इम्पीरियलिज्म था और कॉलोनियलिज्म थी। यहाँ पर कहा जा सकता है कि 130 के लगभग राष्ट्र 1970 के दशक में आरंभ से ही नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ऑर्डर की स्थापना के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। यानी हमेशा जो है NIEO की स्थापना के लिए प्रत्येक समय जो है संघर्ष चल रहा है, परंतु विकसित राष्ट्र उनकी इस मांग की तरफ विशेष ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा होने से अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संबंध में उनका प्रभुत्व बना नहीं रहेगा। उनका विचार कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था विकसित राष्ट्र के विकास के लिए अति उपयोगी साधन है, इसलिए उनमें कोई भी परिवर्तन लाए जाने की जरूरत नहीं है, जबकि विकासशील राष्ट्र उनके इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। आज वे गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी NAM नाम, अफ्रीका एशिया एकता आंदोलन, ठीक है, तीसरी दुनिया एकता और एकीकरण आंदोलन जो है, और G77 और G15 दक्षिण वार्ता, उत्तर दक्षिण वार्ता और संयुक्त राष्ट्र आदि संगठनों द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की मांग उठा रहे हैं, परंतु अभी तक इसके कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आए हैं, क्योंकि
विकसित राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में स्थापित अपना प्रभुत्व छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये बात तो जर्नल से बताई गई है कि कोई भी संगठन जो होती है, विकासशील जो देश होते हैं, उनको उत्थान के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। इसलिए जो है बहुत से जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जैसे आपको पता ही होगा कि नाम बनाया गया, ठीक है। फिर हमारा जो था तीसरी दुनिया एकता एकीकरण आंदोलन बनाया गया, अफ्रीका दक्षिण एकता आंदोलन बनाई गई, ठीक है। G7, शार्क, ऐसे बहुत से संगठन हैं जो कि विकसित देश बनने के अग्रसर होने के लिए इनकी स्थापना किया गया, और इनका यही था कि अपने आप को मजबूत बनाना जो विकसित देश है उनके खिलाफ। तो ये बातें बहुत ही ज़रूरी बन जाती है। आगे जो है हमारा क्या है, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का अर्थ। अब देखिए नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का अर्थ क्या है, यानी मीनिंग्स ऑफ अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ऑर्डर। तो इसका अर्थ क्या होगा? नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था यानी NIO वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जो अपनी सभी विशेषताओं के साथ अब विकसित राष्ट्र को हो रही क्षति को चिंता न करके विकसित राष्ट्र की जरूरत और हितों का पालन कर रही है को समाप्त करके न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की योजना बना रही है। यानी जो आप कह सकते हो कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का यही अर्थ होता है कि ये जो विकसित देश है उनको प्रभाव किए बिना ही अपने, यानी जो अविकसित देश है उनको किसी तरह की जो क्षति न पहुंचे और वो जो है अपने विकसित राष्ट्रों के सामने अपने आप को खड़ा कर सके, इसके लिए वो व्यवस्था कर रही है, योजनाएं बना रही है। इसका उद्देश्य विकसित राष्ट्रों के लिए एक व्यवहार का नियम यानी कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करना है, जिन्हें लागू करके विकसित राष्ट्रों की उचित मांगों को स्वीकार करके अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को सबके लिए निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और उचित बनाया जाए। उपनिवेशवाद यद्यपि समाप्त हो चुका है। आपको पता होना चाहिए कि आज जो हमारा कोई भी कंट्री जो है उपनिवेशवाद को खिलाफ है और कोई भी उपनिवेश नहीं है, यानी सभी जगहों से जो है उपनिवेश की जो विचारधारा थी वो ख़त्म हो गया, यानी ख़त्म हो गया आज जो है। परंतु ये अपने नव उपनिवेशवाद के रूप में आज भी कायम है, लेकिन इसने क्या ले लिया है, नियो कॉलोनिज्म का रूप धारण कर लिया है। उपनिवेशवाद तो खत्म हो चुका है, लेकिन जो नव उपनिवेशवाद है उसने आज अपना सर उठा लिया है और नए स्वतंत्र हुए राष्ट्रों को शोषण आज भी जारी है। और आज भी जो है विकसित देशों द्वारा जो अभी स्वतंत्र हुए हैं राज्य राष्ट्र, उनको क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था इन शोषण को समाप्त करके और विकसित राष्ट्र के आर्थिक लाभों में सामान्य भागीदारी की मांग कर रहा है। आज भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था तकनीकी जानकारी और अर्थव्यवस्था पर आधारित सभी कार्य संपन्न कर रही है। आगे जो हमारा है क्या, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का शोषण पत्र में शामिल सिद्धांत। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा है प्रिंसिपल इंक्लूडेड इन द डिक्लेरेशन ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ऑर्डर। तो इसमें नई घोषणा के बारे में बताया जा रहा है कि विश्व अमीर राष्ट्र यह मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उनके विकास के लिए उसके द्वारा अविकसित राष्ट्रों का किया गया शोषण उत्तरदायी है। तो ये कोई भी राष्ट्र, देखिए जो अमीर राष्ट्र हैं, जो विकसित राष्ट्र है, ये कभी भी नहीं मान रहे हैं कि इन्होंने अविकसित राष्ट्रों का शोषण किया है। उनका विचार था कि जो भी विकास उनके द्वारा किया गया है यह उन्होंने अपनी सामर्थ्य और योग्यता के आधार पर किया है, और अविकसित राष्ट्रों को पिछड़ेपन के लिए उनके रीति रिवाज, उनके पुराने और घिसी पीटी तकनीक और उनके देशों में पाई जाने वाली राजनीतिक अस्थिरता उत्तरदायी है। ये सारी बातें जो है विकसित राष्ट्र का मानना है। परंतु पिछड़े राष्ट्र विकसित राष्ट्र को इस तर्कों से सहमत नहीं है, लेकिन जो पिछड़े हुए राष्ट्र हैं, जो विकसित राष्ट्र जो बोल रही है ये बातें कि घिसी पीटी तकनीकी और रीति रिवाज है, इस बात के लिए जो वो मानने को तैयार ही नहीं है बिल्कुल। उनके द्वारा 1970 में जाम्बिया की राजधानी लुसाका में आयोजित गुट निरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन विश्व आर्थिक व्यवसाय के पुनर्निर्माण के लिए संकल्प किया गया था। जो गुट निरपेक्ष की जो बैठक हुई थी उसमें ये बात के लिए इनका पुनर्निर्माण करवाने के लिए संकल्प लिया गया था। इसके बाद 1972 ईस्वी में गुट निरपेक्ष देशों के विदेशी मंत्रियों के शिखर सम्मेलन में इस विषय पर एक कार्रवाई योजना यानी एक प्लान बनाया गया, ठीक है, तैयार की गई। और 1973 ईस्वी में अल्जीयर्स में आयोजित गुट निरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन में विकसित देशों को शोषणकारी नीतियों को उजागर किया गया और अपनी इन आर्थिक व्यवस्था को स्थापना की मांग को जोर शोर उठाया गया। लेकिन इसका जो जोर शोर उठाया गया उसका कोई भी प्रभाव उन मित्र राष्ट्रों पे नहीं पड़ा। इस
पृष्ठभूमि में नई 1974 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र की महासभा यानी जनरल असेंबली बुलाए गए विशेष सम्मेलन में विश्व के नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना के लिए एक घोषणा पत्र अपनाया गया था, जिसमें निम्नलिखित बातें को सम्मिलित किया गया था। यानी जब ये स्थापना किया गया था नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए, तो इसमें एक घोषणा पत्र थी और घोषणा पत्र में कुछ विचारों को रखा गया था, जो कि विचारों में से 8 विचार जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो वो विचारधारा क्या थी? उसमें पहला विचारधारा यही था कि अपने प्राकृतिक साधनों और आर्थिक गतिविधियों, जिसमें राष्ट्रीयकरण या निवासियों के स्वामित्व का स्थानांतरण भी शामिल होगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय जो है आपका जो गतिविधियां स्वामित्व को स्थानांतरण यानी एक जगह से दूसरे जगह भेजने का भी शामिल रहेगा, पर प्रत्येक राष्ट्र को पुण्य या प्रभुत्व संपन्न अधिकार होगा। यानी सभी राष्ट्र को पास जो है प्रभुत्व संपन्न जो बातें होगी, यानी वो सारी गतिविधियां कर सकती है प्राकृतिक संसाधनों और आर्थिक गतिविधियों में। ठीक है, यानी जो प्राकृतिक संसाधन है, आर्थिक गतिविधियां हैं, उनको स्थानांतरण वो कर सकती है। ठीक है, ये बात रखी गई थी पहले विचारधारा में। दूसरा विचारधारा यही था कि सभी राज्यों और लोगों को यह अधिकार है कि वे प्राकृतिक साधनों और ऐसे साधनों जो विदेशी अधिकार के अधीन हैं या विदेशी या उपनिवेशवादी अधिकार के अधीन हैं या नस्ल भेदभाव का शिकार होने के कारण हुए क्षति को पूरा क्षतिपूर्ति पा सके। आपको पता है कि कई देशों में जो होता है भेदभाव रहती है। ठीक है, चाहे वो भेदभाव उपनिवेशवादी का हो या विदेशी का हो या ये किसी के अधीन होने का हो या नस्लवादी हो, तो इनमें जो व्यक्ति शिकार हुए या जो देश शिकार हुआ है उनको क्षतिपूर्ति किया जाए। तो ये दूसरे विचारधाराओं में था जो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था ने जो घोषणा पत्र में दिया था। तीसरी बात यह थी कि बहुराष्ट्रीय नियम को गतिविधियों को नियमित करना और उनका निरीक्षण करते रहना भी इनमें इम्पोर्टेंट है। तो ये बात तो इम्पोर्टेंट थी ही, जब ये नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बनाई गई तो उन्होंने जो नीतियां बनाई गई थी उनका भी निरीक्षण करने का उन्होंने फैसला लिया था, जो कि तीसरी बातों में उन्होंने डाली थी। चौथी बात यह थी कि कच्चे माल और उत्पादन विकसित राष्ट्र द्वारा निर्मित की जाने वाली निर्यात और अर्ध निर्यात वस्तुओं के रूप मूल्य में न्याय संगत और सामान्य संबंध स्थापित करना। यानी देखिए दोस्तों, ये बात रहती है, कोई विदेशी से हम कच्चे माल प्राप्त करते हैं तो उनकी जो रेट होती है सही नहीं रहती। तो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का यही दूसरा जो हमारा चौथा था विचारधारा था, ये था कि कच्चे माल और उत्पादन विकसित राष्ट्रों द्वारा जो निर्यात की जाने वाली निर्मित और अर्धनिर्मित यानी पूरी तरह से जो निर्मित होती है या जो अधूरे निर्मित होते हैं, उनमें क्या किया जाए, उन वस्तुओं के मूल्य में न्याय संगत और सामान्य संबंध स्थापित किया जाए। यानी न्याय संगत उनका जो हो रेट हो, जो किसी देश को मतलब बोझ न बने। तो ये चौथी बात थी, जो चौथी इनकी जो थी घोषणा पत्र थी, चौथी बात रखी गई थी। जो इसकी 5वीं घोषणा पत्र में दी गई थी वो था बिना शर्त के विकसित सहायता, देखो विकासित सहायता और वास्तविक संसाधनों के विकासशील देशों को प्रदान किया जाना चाहिए। यानी बिना शर्त को सारे वास्तविक संसाधन जो है विकासशील देशों के द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। यानी जो अविकसित देश है, ठीक है, विकसित देश जो हो वो अविकसित देशों को क्या करे, सारे तरह के संसाधन को उपलब्ध करा दे बिना शर्त के, यानी कोई शर्त रेगुलेशन ना हो। ये 5वीं जो थी घोषणा पत्र में थी। 6वां में यही बात बताया गया था कि विकासशील राष्ट्रों को विज्ञान और तकनीक का स्थानांतरण और उनकी देसी तकनीक यानी इंडियन टेक्नोलॉजी में सुधार लाना। ठीक है, हर देखिए दोस्तों कि हर देश जो होता है अपना देसी टेक्नोलॉजी का बहुत प्रयोग करता है। भारत में भी यही बात रहती है कि स्वदेशी का इस्तेमाल करना, लेकिन स्वदेशी इस्तेमाल करना भी तभी तक जायज़ रहता है जब उसकी कीमत और सब कुछ एक जैसा रहे। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर थी कि विकासशील राष्ट्रों को विज्ञान और तकनीक का स्थानांतरण और उनकी देसी तकनीक में सुधार लाना। अगर कोई तकनीक में अगर हम सुधार ले आते हैं तो हमारा देसी भी जो तकनीक होती है वो काफ़ी बेहतर हो सकती है। लेकिन हम पुराने चीज़ों को सुधारना ही नहीं चाहते, हम जो है पुराने चीज़ों को लेके ही अपना जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन ये समय का मांग है कि हम पुराने चीज़ों को एक नए आधुनिक रूप प्रदान करें, जिससे क्या हो, हमारा देश जो हो विकसित हो जाए। ये तो हमारा था 6वां पॉइंट। 7वां पॉइंट यही बताती है कि सभी राज्यों द्वारा प्राकृतिक साधनों के व्यर्थ खोने पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत। देखिए दोस्तों, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कोई भी राष्ट्र या कोई भी देश वो तभी पावरफुल बनती है जब उनके पास प्राकृतिक संसाधन हो। आपको पता है कि जिस देश में जो केरोसिन तेल है, ऑयल है, वो देश काफ़ी अमीर राष्ट्र में से माना जाता है। ठीक है, क्योंकि वो प्राकृतिक संसाधन है, ठीक, वो प्राकृतिक से प्राप्त होती है। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट रखा गया था 7वीं में कि सभी राज्यों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों को व्यर्थ खोने पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत। यानी जो खो रहे हैं, जो व्यर्थ गवा रहे हैं, उनमें प्रतिबंधित होना चाहिए और उनको जो ये सब खनन कर रहे हैं, जो ये पेड़ कटाई कर रहे हैं, उन पर उनको प्रतिबंधित किया जाए, जिससे क्या हो, वातावरण खराब ना हो। तो ये जो थी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। इसमें 8वां जो पॉइंट बताई गई थी तो बात ये थी कि अर्थव्यवस्था के निरंतर विकास के साथ जुड़े हुए
उत्पादक संघों की सहायता करना और विकासशील राष्ट्र के विकास को और तेज करना। तो ये तो बहुत ही बात जरूरी हो जाती है कि जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों को विकास करने में, तेजी लाने में अपना सहयोग दें और अपनी अर्थव्यवस्थाओं को जो है कुछ पार्ट जो है अविकसित देशों के दे दें। तो इससे क्या होगा, अविकसित देश जो होगी वो आगे बढ़ेगी, तभी उनके पास सोर्स बनेगा। जब सारे संसाधन विकसित देशों के पास ही होगा तो अविकसित देश क्या करेगी, उनसे खरीदेगी ना, तो ये तो और भी गरीब से गरीब होती चली जाएगी। अगर अमीर व्यक्ति जो होगा, अगर मान लीजिए अमीर व्यक्ति जो है गरीब व्यक्ति को काम नहीं देगा तो वो आगे कैसे बढ़ पाएगा। या अमीर व्यक्ति, अगर अमीर के दुकान में ही जाते रह जाओगे तो गरीब व्यक्ति की दुकान में कौन जाएगा। तो वही बात यहाँ पर भी आ जाती है। लेकिन हम सब बातों के अगर संक्षिप्त में कहते हैं तो यही बात यहाँ पर सामने उजागर होती है कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में पाई जाने वाली असमानताएं और असंतुलन को समाप्त करके विश्व आर्थिक संबंध को न्याय संगत बनाना है, ताकि यह विकसित और विकासशील दोनों राष्ट्र के लिए उपयोगी बन सके। यानी हमें ऐसा असमंजस बनाना है जो विकसित और विकासशील देशों दोनों के लिए उपयोगी सिद्ध हो। ठीक है, ऐसा हमें रूल रेगुलेशन बनाना है। ऐसा हो जाने से विकसित राष्ट्र के साथ साथ विकासशील राष्ट्र, जिन्हें तीसरी दुनिया के देश यानी थर्ड वर्ल्ड ऑफ कंट्री भी कहा जाता है, भी अपना उचित विकास कर सकेंगे और विश्व में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और अनपढ़ता आदि समस्याओं का अंत हो जाएगा। तो ये बात तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है कि जो विकसित राष्ट्र हैं, जो अविकसित देश है, उनके लिए हेल्प करें, उनको हर तरह का संसाधन बना के दें जिससे कि वो देश जो है काफ़ी विकसित हो जाने में रहे। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी देश के लिए भूखमरी, गरीबी और बेरोजगारी और अनपढ़ता सबसे बड़ी समस्या है, चाहे कोई भी देश हो। अगर ये रहेगी तो 100% है कि वो देश जो है विकास करने में कभी भी अग्रसर नहीं हो सकती और न वो आगे बढ़ सकती है। तो इसलिए जो है, जो आपके पास जो विकसित देश है उनको ये कदम उठाना चाहिए और ये भी ज़रूरी भी है। अगला हमारा टॉपिक क्या है, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे, यानी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिमांड ऑफ NIEO। तो इसमें जो है क्या फैक्टर थी, ठीक है, क्या उत्तरदायी कारण थे। तो ये विषय भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम व्यू से, क्योंकि वो जो है कारण जरूर पूछता है एग्जामिनर, बहुत इंपॉर्टेंट बात रहता है। और पीयू जो है, पीयू के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। यद्यपि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की मांग ने मई 1947 में संयुक्त राष्ट्र के महासभा के 6ठे विशेष अधिवेशन द्वारा अपनाए गए घोषणा पत्र के बल यानी पकड़ था, काफ़ी उनकी घोषणा पत्र के बाद काफ़ी उनकी पकड़ बन गई थी। परंतु यह मांग काफ़ी पुरानी थी, इसलिए इस बात पे जोर नहीं दिया गया। 1961 में गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन में, जो कि यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था, जिसमें उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की विरासत में मिले आर्थिक असंतुलन को समाप्त किए जाने और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की मांग की गई थी। और इसके लिए निम्नलिखित बहुत से कारण थे। तो उन्हीं कारण का हम जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग के उत्तरदायी कारणों में। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही समझदारी से समझना चाहिए, सुनना चाहिए। इसमें यही है, पहला पॉइंट तो यही कहता है कि उत्तर और दक्षिण के बीच विशाल अंतर, यानी बिग गैप बिटवीन टू नॉर्थ एंड साउथ। ये तो आपको पता ही है कि विकसित और विकासशील राष्ट्र के बीच विशाल अंतर पाए जाते हैं, क्योंकि विकसित और विकासशील के बारे में आपको नॉलेज हो ही चुका है और जानते ही हो कि विकसित का मतलब होता है कि हर तरह से परिपूर्ण, यानी उनमें कोई तरह गरीबी नहीं रहती है, कोई तरह अनपढ़ता नहीं रहती है, कोई तरह असाक्षरता नहीं रहती, कोई तरह का उनका बेरोजगारी नहीं रहती। लेकिन इसके विपरीत जो है विकासशील देशों में ये सारी चीज़ें पाई जाती है और वो जो होते हैं पुराने रीति रिवाज के साथ चलते हैं, नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये विकसित राष्ट्र में ही आता है। तो दोनों में बहुत ही अंतर पाया गया है। विश्व की केवल 22% जनसंख्या विकसित राष्ट्र में रहती है। तो आपको पता ही है कि 22% जनसंख्या ही जो विकसित राष्ट्र है वहाँ रहती है, क्योंकि वहाँ पर जो है गरीबों को और जो अनपढ़ है उनको रहने की तो होती ही नहीं, उनके लिए जगह ही नहीं बनती है। जबकि विश्व की कुल संपत्ति के 70% भाग पर उनका नियंत्रण। बताइए दोस्तों, ये कहाँ तक न्याय उचित है कि 22% जनसंख्या के लिए 70% जो है संपत्ति, यानी आप कह सकते हो कि बाकी अगर 78% जो जनसंख्या है उनके लिए सिर्फ 30%। तो ये तो गरीबी से गरीबी हो गया।
ये तो बहुत ही दयनीय स्थिति है किसी भी देश और किसी भी राष्ट्र के लिए। अगर ऐसा समस्या रहा तो ये कहा जा सकता है कि जो विकसित देश है उनके पास कुछ भी नहीं, वो बिल्कुल कंगाल है। क्योंकि इतने परसेंट की जो अंतर होगा तो 30% में आप क्या कर लीजिएगा, 30% से क्या हो जाएगा। तो ये बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ मायने रखता है। तो कह सकते हो कि 70% पे जो है उनका नियंत्रण रहता है। इसके विपरीत विकसित राष्ट्रों के विश्व की कुल संपत्ति का केवल 30% भाग पर ही नियंत्रण है, जबकि विश्व की कुल जनसंख्या का 78% भाग इस राष्ट्र में रहता है। विकसित राष्ट्र के प्रति व्यक्ति औसत आय जो होती है, जो विकसित राष्ट्र है, ठीक है, वहाँ पर औसत आय जो होती है 3000 से 6000 पाउंड तक है, जबकि सैकड़ों विकसित राष्ट्र के प्रति व्यक्ति आय है वो 100 पाउंड से भी कम है। अब देखिए दोस्तों कितना का अंतर है, ये आप इसी बातों से ही समझ सकते हो कि विकसित और अविकसित राष्ट्रों में कितना फ़र्क है। कि जो विकसित राष्ट्र हैं उनमें 3000 से 6000 पाउंड तक आंकी गई है प्रति व्यक्ति आय, जबकि प्रति व्यक्ति आय जो है विकासशील देशों में सिर्फ 10 पाउंड से भी कम है। तो ये तो बहुत ही बड़ा गैप आ गया। इसीलिए जो हमारे जैन टिनवजर ने कहा था, उन्होंने प्रसिद्ध जो अर्थशास्त्री है, उन्होंने ये बात सबके सामने रखी थी अपनी विचारधारा कि आज हमारी 2 से 3 जनसंख्या 30 सेंट से भी कम पर अपना निर्वाह कर रही है। यानी आप कह सकते हो कि आज हमारी जो 2/3 जनसंख्या है यानी 30 सेंट से भी कम पर अपना निर्वाह कर रही है। सारे विश्व में केवल 1 करोड़ के लगभग लोग अनपढ़ हैं, जबकि विश्व के पास शिक्षा और तकनीक के प्रसार के लिए साधनों का बहुलता है। तीसरी दुनिया में रहने वाले 70% के लगभग बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, जबकि विश्व के पास उनका पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन है। विश्व में समूचे साधनों का विभाजन भी ठीक नहीं है। औद्योगिक राष्ट्र साधनों का प्रयोग गरीब राष्ट्र के मुकाबले में 20 गुना अधिक कर रहे हैं। आज ऐसी स्थिति है कि तीसरी दुनिया के लाखों लोग बहुत कम वेतन पर सुबह से शाम तक चिल्लाते धूप में कठोर परिश्रम करते हैं और इसके कारण ही तलाश किए बिना ही ऐसा क्या होता है, वेतन मारे जाते हैं। तो ये जो था बहुत ही अच्छी बात बताई थी। बहुत दुख की बात है कि एक तरफ तो तीसरी दुनिया के राष्ट्र के लोग अकाल के कारण मर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ विकसित राज्य स्टार वॉर की योजना बना रहे हैं और दिन प्रतिदिन के आधुनिकता शास्त्रों का निर्माण कर रहे हैं, यानी आधुनिक शास्त्रों का जो है निर्माण किए जा रहे हैं। यही नहीं, विकसित राष्ट्र चांद और अन्य ग्रहों पर बस्तियां बसाने की योजना बना रही है, जबकि विकासशील राष्ट्र अभी भी भूखमरी और कुपोषण की समस्याओं से जूझ रही है। तो ये बातें तो उन्होंने जो अर्थशास्त्री ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि आज हम चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, चांद पे ज़मीन खरीदने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर बस्तियां बसाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी जो अपनी दुनिया है उसमें हम भूखमरी और लाइलाज बीमारियों से मर रहे हैं, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। तो इन पे ध्यान देना चाहिए कि हमें दुनिया में बस्ती बसाने के पीछे पड़ना चाहिए। तो ये तो बहुत ही गंभीर समस्या और बहुत बड़ी विचार आ जाती है। अगला टॉपिक दोस्तों ये है कि विकसित और विकासशील देशों के बीच अंतर। तो चलिए हम देख ही भी लेते हैं कि विकसित और विकासशील देशों के बीच अंतर क्या है और क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है हमारा विकसित और विकासशील राष्ट्र के प्रति। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि उत्तर और दक्षिण राष्ट्र के बीच निरंतर बढ़ता हुआ अंतर। यानी आप कह सकते हो कि दक्षिण और जो उत्तर देश है उसमें काफ़ी जो है बहुत गैप आती चली जा रही है। यानी एवर टू द वेडन गैप बिटवीन टू द कंट्रीज ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। हमने ऊपर पढ़ा है कि उत्तर के विकास और दक्षिण के विकास राष्ट्र के बीच विशाल अंतर पाए जाते हैं और चिंता का विषय यह है कि ये अंतर दिन प्रतिदिन और बढ़ रहे हैं। दिन प्रतिदिन और अमीर राष्ट्र अमीर होते जा रहे हैं, जबकि गरीब राष्ट्र दिन प्रतिदिन जो है गरीब हो रहे हैं। तकनीकी रूप से प्रगतिशील और औद्योगिक रूप से विकसित होने के कारण अमीर राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आय पर नियंत्रण मजबूत होता जा रहा है और राष्ट्र जो है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकसित सम्मेलन और गैट यानी GATT इसे बढ़ते हुए अंतर को रोकने में असमर्थ रहे। यानी दो जो ऑर्गेनाइजेशन है UNCTAD और गेट यानी GATT, ये जो संस्थाएं बनाई गई थी इन्हीं को संभालने के लिए, बट ये जो है आज असमर्थ हो रहे हैं। तो बात तो सही है कि जो विकसित राष्ट्र है विकसित होते जा रहे हैं, जो अविकसित राष्ट्र है वो बेकार से बेकार कंडीशन में चले जा रहे हैं। लेकिन
UNCTAD के आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि विकासशील राष्ट्रों द्वारा आत्मनिर्भर बनने के क्षेत्र में किए गए प्रयास असफल हुए हैं क्योंकि उन्हें विकसित राष्ट्रों में वांछित समर्थन नहीं मिला है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम आज भी विकसित राष्ट्र के पक्ष में है। ऊर्जा संकट निर्यात में कमी, विश्व मंडी में सख्त मुकाबला, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एकीकरण की भूमिका, विश्व व्यापार संघ की अर्थव्यवस्था और अपर्याप्त और सीमित विदेशी सहायता आदि कारणों के मिश्रित प्रभाव के कारण अमीर अमीर हो रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। और इतना निरंतर जो अंतर पाया जा रहा है इन्हीं कारणों से पाया जा रहा है। तो इसमें देखिए दोस्तों, कोई दो राय नहीं है कि कोई भी देश जो होती है गरीब इसलिए होती है क्योंकि वहाँ की जो राजनीतिक पार्टी होती है उनकी विचारधाराएं अलग होती है। वो देश के हित में ना सोच के वो अपने हित में सोच रहे हैं। उनको अपना कुर्सी बचाने के लिए उनको आए दिन दंगे फसाद ये सब करवाते रहते हैं। तो वो जो संपत्ति नष्ट होती है फिर उनको विकास करने में सरकार को पैसा लगती है। तो ये सब कहाँ से सही होगा? आपको पता है कोई भी अगर दूसरे राष्ट्र में अगर ऐसा होता है आतंकवादी घटना या कोई भी सांप्रदायिक दंगा होता है तो सरकार इस पर बहुत बड़े से बड़े कदम उठाती है। लेकिन हमारा देश जो है भारत, उसमें ऐसा कुछ भी जो होती है लेकिन सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठाती है। सिर्फ वो फाइल बन जाती है और उस पर इंक्वायरी बैठा दी जाती है, लेकिन होती है सिंपल बातों के लिए। तो हमारे देश में अगर इतना नुकसान होगा, इतनी तरह के नुकसान रहेगा तो हमारा देश कब विकसित होगा ये आप सोच सकते हो और विचार कर सकते हो। अगर अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बढ़ती हुई विश्व आत्मनिर्भरता में दक्षिण की समिति भूमिका। ये पॉइंट जो होती है आपको नोट आउट डाउन करना चाहिए, ठीक है। जो मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनिए और उसको नोट कीजिए, ये एग्जाम व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। थर्ड पॉइंट यही रहती है बढ़ती हुई विश्व आत्मनिर्भरता में दक्षिण की सीमित भूमिका, यानी लो रोल ऑफ साउथ इन द इंक्रीजिंग ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस। तो ये बहुत ही काम का पॉइंट है। विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच पाए जाने वाले विशाल अंतर के होते हुए भी, ठीक है, विश्व में आत्मनिर्भरता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आज दोनों विकसित और विकासशील राष्ट्र एक दूसरे पर निर्भर हैं। विकसित राष्ट्र कच्चे माल की खरीद और अपने निर्मित माल की बिक्री के लिए विकसित राष्ट्र पर निर्भर है और विकसित राष्ट्र की समृद्धि विकसित राष्ट्र के क्रय शक्ति पर काफ़ी सीमा तक निर्भर करती है। ये बात तो दो राय नहीं है इस बात में कि जो विकसित राष्ट्र है वो अविकसित राष्ट्र पर निर्भर है। क्यों? क्योंकि उनको वहीं से कच्चा पदार्थ मिलती है। बेशक उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके बनाने के साधन है, लेकिन उनको विकसित राष्ट्र के पास ही जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ से उनको कच्चे माल जो मिलती है। अब इसमें ये बात हो जाती है ना, अगर वही माल जो है विकसित राष्ट्र के पास और विकसित राष्ट्र के पास पहुँच रहे, ठीक है, अगर मान लीजिए कच्चा माल जो है और विकसित राष्ट्र के पास है, अगर उनके पास टेक्नोलॉजी मिल जाए तो वो भी उनके साथ कदम से कदम बढ़ा सकती हैं। लेकिन जो विकसित राष्ट्र है ऐसा टेक्नोलॉजी देने से पहले हिचकिचाती है। तो सरकार को भी ऐसा कुछ स्वदेशी रूल रेगुलेशन बनाना चाहिए, ऐसा मशीन बनाना चाहिए हमारे देश के नौजवानों को जो कि जो विकसित देश हैं उनको पछाड़ सके। लेकिन हमारे भी देश के जो नौजवान होते हैं वो विदेश की तरफ ही अपना रुख करते हैं। पता नहीं अपने देश की तरफ उनका ध्यान क्यों नहीं रहता है। उनका अपना देश को अगर तरफ ध्यान हो जाए, कोई भी अगर अच्छा इंजीनियर बनता है, कोई भी अच्छा साइंटिस्ट बनता है तो वो विदेशों की तरफ ही नज़र रखता है। तो ऐसे में हमारा राष्ट्र जो है कैसे आगे बढ़ेगा, इसमें हमें हर एक नौजवानों की आवश्यकता है। दूसरी तरफ विकासशील राष्ट्र भी विकसित तकनीक प्राप्त करने के लिए, आर्थिक सहायता के लिए और अपनी वस्तुओं के विक्रय के लिए विकसित राष्ट्रों पर निर्भर है। परंतु विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच पाए जाने वाले विशाल अंतर के कारण विकसित राष्ट्र विश्व के अंतर्गत आधारभूत लाभ उठा रही है और स्वयं को और अमीर बन रही है। वे विकासशील राष्ट्रों को कम्बारे साधनों एंड वर्जिंग रिसोर्स का भरपूर लाभ उठा रही है, जबकि विकसित राष्ट्र अपने सीमित साधनों और पिछड़े हुए तकनीक के कारण विश्व आत्मनिर्भर का लाभ उठाने के असमर्थ हो रही है। और इस सब की परिणाम स्वरूप अमीर हो रहा है, गरीब के बीच जो है दरार है वो प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। यानी अमीरी गरीबी के जो बीच में जितने फासले हैं वो दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता ही जा रहा है। अपनी विकसित तकनीकी और मजबूती अर्थव्यवस्था, उत्तम सैनिक शक्ति और राजनीतिक प्रभाव के कारण विकसित राष्ट्र के मौजूदा आर्थिक व्यवस्था में प्रभावशाली भूमिका कायम है। और इस नव उपनिवेश के युग में यानी एरा ऑफ द न्यू कॉलिज्म विकसित राष्ट्र की भूमिका दूसरे दर्जे यानी सेकेंड दर्जे के रूप में दी गई है, जिस कारण वह विश्व
निर्भर से प्राप्त होने वाले लाभों में से उचित और बनता है हिस्सा प्राप्त करने में असमर्थ हो रही है। तो ये बातें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है कि जो देश है, आपको पता ही है, जो अमीर है वो अमीर के बीच बहुत, अमीर और गरीब के बीच बहुत फासले आ गए हैं। विकसित और विकसित राष्ट्र में इतने फासले आ गए हैं कि इस फासले को दूरी से तय करना इम्पॉसिबल है। लेकिन ये इम्पॉसिबल हो सकता है अगर जो किसी भी देश के नौजवान जो है अच्छे से अच्छे टेक्निक का विकास करे और अपने देशों के लिए लगाए, ठीक है, जिस देश में रहते हैं उनके विकास के लिए आगे बढ़े, तो शायद ये संभव हो सकता है। और ये कोई और नहीं करेगा, आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग ही नव पीढ़ी हो और नव पीढ़ी ही आगे इसको बढ़ा सकता है। चौथा पॉइंट जो हमारा ये रहता है कि उत्तर का दक्षिण पर नव उपनिवेश पर नियंत्रण, यानी उत्तर का दक्षिण पर नव उपनिवेश पर नियंत्रण, यानी न्यू कॉलोनिकल कंट्रोल ऑफ द नॉर्थन ओवर टू द साउथ। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है इस बात के लिए कि इसमें कोई निसंदेह नहीं है कि हम विश्व आत्मनिर्भर के युग में रह रहे हैं और विकसित राष्ट्र अपने अपने क्षेत्र में पुण्य प्रभुत्ता संपन्न राष्ट्र और वे विश्व संस्था यानी वर्ल्ड बॉडीज के पूरे सदस्य हैं। परंतु इस सबके होते हुए भी वे नव उपनिवेश के शिकार हैं और विकसित राष्ट्र का उनका अर्थव्यवस्था और नीति निर्माण पर नियंत्रण आज भी कायम है। विकसित राष्ट्र केवल राष्ट्रीय रूप में स्वतंत्र है, जबकि आर्थिक रूप में वे आज भी अमीर देशों के दास हैं। तो ये तो दास बनना तो स्वाभाविक है, जिसके पास पैसा है वही आज सबका बाप बन जाता है। इन देशों में पाई जाने वाली अत्यंत गरीबी और आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण वे अपनी प्राथमिक जरूरतों को पूर्ति के लिए भी विकसित राष्ट्र को दया पर है, यानी उनके तरफ ही उनका नज़र होता है, क्योंकि छोटी से छोटी आवश्यकताओं के लिए ही भी उनको विकसित राष्ट्र के तरफ नज़र उठा के देखना पड़ता है और उनके दया पे पात्र बनना पड़ता है। परंतु वो अनुभव करते हैं कि उनकी इस स्थिति के लिए अमीर राष्ट्र द्वारा लंबे समय तक उनका किया गया शोषण उत्तरदायी। देखिए दोस्तों, ये बात बहुत ही गलत होती है कि हम पुराने बातों को लेकर अगर चलते रहें तो शायद कामयाबी हमें मिलेगी नहीं। हम अपने तरफ से कोशिश कुछ भी नहीं कर रहे हैं राष्ट्र को बढ़ाने के लिए, सिर्फ हम यही दोष मरते रहते हैं कि हमारा शोषण हुआ। शोषण तो हर देश का होता है, हर व्यक्ति का होता है, लेकिन क्या करते हैं, जो आगे शोषण से निकल के आगे अपने आप को कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ा लेता है वही कामयाब भी होता है। तो ये बार बार हमें ये कहना कि हमारा जो शोषण का कारण विदेशों ने किया है, अंग्रेजों ने हमारे इतना साल 150 साल हमारा शोषण किया, इस वजह से हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये तो गलत फहमी है। क्यों? क्योंकि अभी अंग्रेज बेशक भारत में आए, उन्होंने हमारा शोषण किया, लेकिन यहाँ की भूमि को तो लेकर नहीं चलेगा ना। भूमि तो यहीं पर है, उपजाऊ भूमि है, हर तरह की भूमि है, और भूमि जो है एक नई संसाधन को उत्पादन करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। तो यही बात बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है कि हमें किसी को भी दोष न मर के हम अपने आप को ही आगे बढ़ाएं। परंतु वे अनुभव करते हैं कि उनकी इस स्थिति के लिए अमीर राष्ट्र लंबे समय तक उनका शोषण किया था, उनके अपने शासक आज के अमीर हैं और उनकी यह अमीरी उनके लिए शोषण का ही परिणाम है। ठीक है, जो आज जो अमीर है वो उनके ही परिणाम है। आज भी विकसित राष्ट्र के अर्थव्यवस्था और नीति पर उनका उपनिवेशिक नियंत्रण स्थापित है। इस बात के लिए तो मैं भी सहमत नहीं रहूँगा। क्योंकि कारण ये है कि विकसित राष्ट्र के अर्थव्यवस्था को नीतियों पर उनका उपनिवेश नियंत्रण स्थापित है। अब स्थापित इसलिए है क्योंकि हमने स्थापित करने का उनको मौका दिया हुआ है। हम क्या करते हैं कि हम विदेशी सामानों का इस्तेमाल करना हम आज भी बहुत ही चाव से इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जब तक अपने देश के स्वदेशी चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा राष्ट्र कहाँ से विकास होगा। अगर हमारे जो है पैसे उनको पास चले जाएं तो हमारा देश कैसे होगा स्ट्रॉन्ग। तो ये बातें ध्यान देना भी आज हर एक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है। कभी भी देखिए दोस्तों, सरकार से कोई भी देश विकसित नहीं बनता है। विकसित तो बनता है वो आम नागरिकों से, और उनकी विचारधाराएं चेंज हो जाए। आपको पता ही है कि जब चाइना में प्रॉब्लम थी तो हमने चाइना का सामान लेना बंद कर दिया, तो देखा चाइना को कितना घाटा लग गया, और हमारे देश में जो स्वदेशी सामान बनी थी वो कितना अधिक बिकी, और हमारे देश में कितना हमारा पैसा हमारे पास ही रह गया। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान देना सरकार की कंट्रोल में भी है, लेकिन हर एक व्यक्ति के कंट्रोल में भी है, तभी कोई राष्ट्र जो है आगे बढ़ सकता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति का उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितने कि एक मंत्री का होता है। ठीक है, इसी बात पे एन नकरूमा ने एक बात बताई थी कि नव उपनिवेश का सार यह है कि जो राष्ट्र इसके अधीन आ जाते हैं वे सैद्धांतिक रूप में तो स्वतंत्र होते हैं और उनके पास अंतर्राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के सभी बाहरी चिन्ह होते हैं, जबकि वास्तव में उनकी अर्थव्यवस्था और इस तरह उनकी आंतरिक नीति बाहर से निर्देशित होती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई देश के जो कंपनियां हैं हमारे देश में लगाई जाती है तो उसमें सारे जो होंगे बड़े बड़े पद पे वो अमीर लोग ही आश्रित होंगे, यानी विदेशी लोग ही आश्रित होंगे। हमारा तो वहाँ जो हमारे देश के व्यक्ति होंगे गरीब होंगे।
तो सारा नियंत्रण तो उनके पास में, हमारे पास क्या रह गया? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। आज उन्होंने उस पर नियंत्रण किए, कल हम पे नियंत्रण करेंगे और इस तरह से जो है भारत फिर से गुलाम एक जंजीर जकड़ जाएगा। तो यही तो बात है जो दो देश नहीं समझ रही है, नेता नहीं समझ रहे हैं। उनके सूक्ष्म विधि जैसे कि विदेशी सहायता, सैनिक सहायता, गठजोड़ में भागीदारी, हस्तक्षेप, बहुराष्ट्रीय निगम, अंतर्राष्ट्रीय नीति आदि द्वारा विकसित राष्ट्र ने आज भी वर्तमान और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को विकसित राष्ट्र की अर्थव्यवस्था और नीति पर अपना नियंत्रण बना रखा है और बनाने का इनका जो है प्रयास सदैव रहेगा ही रहेगा। तभी तो उन्होंने बड़े बड़े कंपनियां जो है अब विकसित राष्ट्रों में खोल रहे हैं, क्योंकि उनका जो है वो चाहते हैं कि उनका जो भी उपभोक्ता है वो टूटे ना, वो उपभोक्ता कंटिन्यू रहे और उनकी आदत लग जाए, तो बाद में जैसे मर्जी शोषण कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा 5th पॉइंट क्या है। विश्व की आय और साधनों का विकसित राष्ट्र द्वारा अधिक और एक पक्षीय शोषण, यानी एक्सक्लूसिव्स एंड वन साइड्स एक्सप्लोनेशंस ऑफ वर्ल्ड्स इनकम एंड रिसोर्स बाय द डेवलपमेंट कंट्रीज। तो इसमें बात क्लियर हो रहा है कि अमीर राष्ट्र आज भी गरीब राष्ट्र के मुकाबले में विश्व के आय और साधनों का अधिक और एक पक्षीय शोषण कर रहे हैं और इसका सीधा प्रभाव गरीब राष्ट्र के विकास पर पड़ता है। तकनीकी और औद्योगिक रूप से विकसित होने के कारण विकसित राष्ट्र का कच्चा माल की मंडियों पर पूरा नियंत्रण है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी निर्मित वस्तुओं और पूंजी उपकरण पर अधिकार स्थापित हो जाता है। जो मैंने अभी कुछ समय पहले बात बताई थी इसके 4th पॉइंट में, वही बात देखिए यहाँ पर उभर के सामने आया है 5th पॉइंट में, कि ये बात तो रहती है कि तकनीकी और औद्योगिक रूप में विकसित होने के कारण विकसित राष्ट्रों का कच्चे माल की मंडी पर नियंत्रण रहता है और जिसके परिणाम स्वरूप उनका निर्मित वस्तुओं और पूंजी उपकरण पर एकाधिकार स्थापित हो जाती है। जब एकाधिकार स्थापित होती है तो 100% जो है आप उसके आदी बन जाओगे। तो ही कहते हैं ना कि ऐसी आदतें ना रखो जो तुम्हें बाद में एक लत सी लग जाए। तो ऐसे तो गवर्नमेंट कर ही रही है कि हमें उनकी कंपनियां यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। तो इससे ये हो जाएगा ना, उनकी कंपनी पे हम आश्रित हैं, वो आएंगे तो हम करेंगे, नहीं तो हम भूखे मरेंगे। अपनी तरफ से तो हम कोई भी क्रियाकलाप नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पर उनकी नियंत्रण बढ़ती ही चली जा रही है। विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्र के पर्याप्त होने वाले कच्चे माल के मूल्य निश्चित करने में भी मनमानी करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके पास कच्चा माल है और वो ख़राब भी हो जाएगा तो वो तो 2 रुपये चाहे कहेंगे तो 2 रुपये आपको बेचना पड़ेगा और वो नहीं खरीदेंगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। ऐसा ही होगा ना। अगर मान लीजिए हमारे पास उसको बनाने का सुविधा है, उसको कोई और रॉ मटेरियल बना सकते हो आप, तो उन पर आश्रित होने की ज़रूरत नहीं है ना। जो हम कहेंगे वो पैसा उनको देना पड़ेगा, नहीं तो हम अपने घर में ही उसको बना लेंगे, ये कहेंगे हम उनको। तो यही बात तो सरकार को शायद समझ नहीं आती है कि हमारे कच्चे माल वो विदेशों में भेज रहे हैं, वो भी कम कीमत पे, और उनके सामान जो हमारे देश में आ रहे हैं वो उनकी मनमर्जी कीमत पे आ रही है। तो हो गया ना उन पे आश्रितता की बात। तो ये बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट आ जाती है और इस सब के परिणाम स्वरूप विकसित राष्ट्र तीसरी दुनिया के देशों के साधनों और आय को निचोड़ लेने की स्थिति में होते हैं। आपको पता है कि उनके पास जो विकसित राष्ट्र है उनके पास करने को कुछ नहीं है, तो उनका जो नज़र है और विकसित राष्ट्र के ऊपर है और वो चाहते हैं कि उनका देश जो है, वहाँ के देश के लोग हैं वो वहाँ पर जाके कंपनियाँ खोलें और वहाँ के जो है मैनेजर बन के बैठे और वहाँ के जो व्यक्ति हैं उनको नौकर बना के रखें। तो ये तो पूरी विकसित राष्ट्र का ही एक षड्यंत्र हो सकती है। ठीक है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF जो है और विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं जिन पर विकसित राष्ट्र पर नियंत्रण रहता है। आपको पता है कि जितने भी IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो वो सारे के सारे विकसित राष्ट्र में ही लगाए गए हैं, क्योंकि उनका एकाधिकार है उनके ऊपर। ठीक है। और इनके कारण क्या हुआ है कि जिन पर विकसित राष्ट्र का नियंत्रण रहा है द्वारा वे विकसित राष्ट्रों के शोषण कर रहे हैं। वो इन संस्थानों को ऋण प्राप्त करने के लिए मनचाही शर्तें लगाते हैं और जो साधारण विकसित राष्ट्रों के अहित में होती है। यानी आपको पता है, जब वो कहते हैं ना, जब आपका लाठी होगा तो आप ही की भैंस होगी, तो वही सिस्टम इनका है। अब सारे के सारे जो मुद्रा कोष है, वर्ल्ड बैंक है, सब उनके पास है। जैसा मर्जी चाहते हैं वो शर्त लगा देते हैं, जैसा मर्जी चाहते हैं वो अपना काम करवाने के लिए कर रहे हैं। तो इससे यही होता है ना कि वो विकसित राष्ट्र को वो शोषण कर रहे हैं। वो इन साधनों संस्थाओं का ऋण प्राप्त करने के लिए मनचाही शर्त अब लगा रही है और विकसित राष्ट्र सब जो है महत्वपूर्ण स्थिति में होने के कारण अपनी इच्छा अनुसार विश्व के साधनों का विभाजन कर रही है। तो सारे बात तो उनके फेवर में ही चली जाती है, विकसित राष्ट्र के फेवर में रहती है। और विकसित राष्ट्र के फेवर में तो कुछ भी नहीं है। यानी आप जो हो सिर्फ जो है हाथ पीछे करके बंधे हुए हो और आपके पास कुछ भी नहीं है। जो विकसित राष्ट्र आपको कह रहे हैं वो आपको मानना ही पड़ेगा। तो ये जो है बहुत बड़ी हमारा दुर्भाग्य है।
बहुराष्ट्रीय 6वां पॉइंट जो है दोस्तों, बहुराष्ट्रीय निगमों की शर्मनाक और दादागिरी वाली भूमिका, इग्नोरेंस एंड द हेगमोनीज ऑफ रोल ऑफ द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। आज बहुराष्ट्रीय निगम द्वारा भी विकसित राष्ट्र के अर्थव्यवस्था और उनकी नीतियों पर समुचित और अनावश्यक नियंत्रण स्थापित किया हुआ है। बहुराष्ट्रीय निगम यानी MNC विकसित राष्ट्र के अमीर लोगों द्वारा स्थापित किए जाते हैं और वो विकसित राष्ट्र की मंडियां, अर्थव्यवस्था और नीति पर विकसित राष्ट्र का नियंत्रण स्थापित करने के लिए उनकी अतिरिक्त बाह्य यानी एक्स्ट्रा गवर्नमेंट आर्म का काम करते हैं। विकसित राष्ट्र में पाए जाने वाले अधिकांश कारखाने पर इन बहुराष्ट्रीय निगम यानी MNC का नियंत्रण रहता है और विश्व में बहुत सारी वस्तुओं को निर्माण पर इन निगमों का एकाधिकार है, क्योंकि इन वस्तुओं को पेटेंट और उनके पास है, यानी सारी चीज़ बनाने का जो अधिकार है उन्हीं के पास है, आम लोगों के पास तो है ही नहीं। इन बहुराष्ट्रीय निगमों का आधुनिक तकनीक पर भी एकाधिकार स्थापित है, यानी वो जो है सारे तरह से वो उन्हीं पर उनका अधिकार, कि बहुराष्ट्रीय निगमों पर अमीर लोगों का ही जो है एकाधिकार स्थापित है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी और कनाडा, इन 7 राष्ट्रों को 700 से लगभग बहुत बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय निगम है जिनका विश्व के उत्पादन के 50% भाग पर नियंत्रण है। बताइए, जो इन्हीं 3-4 देश जो है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली, जापान, जर्मनी और कनाडा, इसमें 50% नियंत्रण है, जबकि 200 से अधिक देश है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि जब 50% इन्हीं 5-6-7 देश में है तो बाकी 50% में बाकी देश आते हैं, तो इसमें क्या होगा इनका और कैसे ये विकसित होंगे। इन निगमों का विकसित राष्ट्रों में बड़ी मात्रा में पाए जाने वाले प्राकृतिक साधन और कच्चे माल पर नियंत्रण है। इन निगमों में विकसित राष्ट्रों में अपने उद्योग स्थापित किए हुए हैं जिनके द्वारा वे अधिक लाभ कमाते हैं। भारत जैसा राष्ट्र जो कि निश्चित रूप से अन्य विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित है भी बहुराष्ट्रीय निगम के शोषण के से बच नहीं सका, क्योंकि आज जो है आप देखिएगा कि सरकार भी यही काम करती है कि विदेशी कंपनी को भारत में आमंत्रित कर रही है। ये नहीं कर रही कि नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नए चीज़ों का आविष्कार कर रही है, वो विदेशी कंपनी को भारत में आमंत्रण कर रही है। और जो निमंत्रण आपने दिया है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसका तो आपको समय आने पे ही पता लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि शोषण तो करना बड़े बड़े विकसित देशों का काम है, क्योंकि 50% तो उन्हीं का ही अधिकार है। तो कह सकते हैं कि बहुराष्ट्रीय निगम द्वारा विकसित राष्ट्र के मंडियों और विकसित तकनीकों तक पहुंच के यत्नों के रास्ते में अनेक बाधाएं खड़ी कर दी गई है। इन निगमों ने विकसित राष्ट्र के आर्थिक विकास की दर को रोकने और औद्योगिक तथा आर्थिक विकास को अपनी इच्छा अनुसार निर्देश करने का सामर्थ्य है, और इस स्थिति में विकसित राष्ट्र स्वयं को अत्यंत असहाय अनुभव कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बहुराष्ट्रीय कंपनी के एकाधिकार के कारण विकसित राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उचित हिस्सा प्राप्त करने के असमर्थ रहते हैं। वास्तव में विकसित राष्ट्र बहुराष्ट्रीय निगमों की भूमिका से इतनी दुखी है कि वो इनकी समाप्ति की मांग कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये समाप्त तो होगा नहीं जब तक आपकी विचारधारा चेंज नहीं होगी। अगर जब तक सरकार की विचारधारा चेंज नहीं होगी, MNC कैसे समाप्त हो सकता है? वो तो हर जगह मल्टीनेशनल कंपनियां लगाई जाएगी और वो क्या करेगा, उस देश को शोषण करेगा। और शोषण कैसे होगा आपको स्वयं भी पता नहीं होगा। आपको लग रहा होगा कि आपके फायदे के लिए लगाई जा रही है, लेकिन आपको पता नहीं उनकी मंशा क्या है। ये तो समय आने पर ही पता लगती है उसकी वास्तविकता का। उसके बाद अगला पॉइंट जो है, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की कार्यशीलता से असंतुष्टि, यानी डिस्टिफिकेशन विद द वर्किंग ऑफ प्रेजेंट डे इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ऑर्डर। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों आता है कि विकासशील राष्ट्रों को विश्वास हो चुका है कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली किसी पक्ष से भी उनके लिए न्याय संगत नहीं है। वो इसकी कमजोरियों और इसकी पक्षपाती और हानिकारक स्वरूप से पूरी तरह से परिचित हो चुकी है। इस कारण उनका मत है कि इसे बदले बिना उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है। वो अनुभव करते हैं कि उनके सिरों पर चढ़े ऋणों के लिए उनकी नीतियां नहीं, अतुल वर्तमान आर्थिक व्यवस्था उत्तरदायी है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कर प्रणाली विकसित राष्ट्रों के पक्ष में है। विकासशील राष्ट्रों को अपना कच्चा माल और निर्मित वस्तुएं सस्ते मूल्य पर बेचने के लिए विवश होना पड़ता है। तो मैं तो यही कह दिया ना कि जब आपके संसाधन बनाने की सुविधा ही नहीं है तो आप तो विवश होगे ना। अगर आपके पास स्टोर करने की जगह होता तो आप इसको रख लेते संभाल के, लेकिन जब आपके घर में से ख़राब हो जाएगा तो आपको तो पता ही है ना, आपको कम कीमत पे बेचना ही पड़ेगा। नहीं बेचोगे तो वो जो 2 रुपया आना था वो भी नहीं आ पाएगा। तो वही बात आ गई। तो सरकार को इन बातों पर ध्यान रहती नहीं है।
तो विकसित राष्ट्र को अपना कच्चा माल देना ही पड़ जाता है और इसके लिए विकास देशों के बीच पाई जाने वाली पारंपरिक प्रतियोगिता भी उत्तरदायी है। परंतु विकासशील राष्ट्र को उनकी मजबूरियां ऐसे करने के लिए विवश करती है। इसलिए विकासशील राष्ट्र एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की मांग करते हैं जो उनके आर्थिक, तकनीकी और औद्योगिक विकास का मार्ग तैयार करने में सहायता करेगी। लेकिन ऐसा होना शायद संभव नहीं है। उसके बाद जो हमारा 8th पॉइंट है वो ये है, गेट और विश्व व्यापार संगठन की अपूर्णता, यानी इनडेक्वेंसी ऑफ GATT एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यानी गेट एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या भूमिका है इसमें, इसके बारे में हम देखते हैं। नया गेट समझौता और विश्व व्यापार संगठन भी विकासशील राष्ट्रों के हितों की रक्षा करने में असमर्थ रहा है। विकसित राष्ट्र द्वारा इनमें शामिल सामाजिक धारा यानी सोशल केस, मजबूरी कानूनों में परिवर्तन और पेटेंट और कॉपीराइट आदि विषयों पर संबंधित नियमों को शामिल करके विकास और विकसित राष्ट्र के परस्पर संबंधों को और भी जटिल बना दिया है। ऐसा करके विकसित राष्ट्र द्वारा विकसित राष्ट्र पर अपने नियंत्रण को और भी मजबूत करने के यत्न किए जा रहे हैं। विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों पर कृषि के क्षेत्र में किसानों को दी जाने वाली सहायता यानी सब्सिडी समाप्त किए जाने के लिए दबाव डाल रहे हैं, जबकि विकसित राष्ट्र पूरी तरह से जानते हैं, जो विकासशील राष्ट्र उन जानते हैं कि इन देशों को अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, विकासशील देश जानते हैं कि कृषि जो है जिसमें सब्सिडी दी जाती है किसानों के लिए, वो उनकी रीढ़ की हड्डी होती है। आज भी भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों में 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है, ये तो आपको भी समझ है, जबकि विकसित राष्ट्र में यह अनुपात बहुत कम होता है, वहाँ पर कृषि पर कोई भी आश्रित नहीं होते हैं। वास्तव में विकसित राष्ट्र की यह घटिया चाल है, वो विकासशील राष्ट्रों की कृषि के तबाह करके उन्हें अनाज की जरूरत पूरी करने के लिए अपने ऊपर निर्भर बना लेना चाहते हैं, जो ठीक भी नहीं है और उचित भी नहीं है। इसलिए सरकार को चाहिए कि जो कृषि हो सके, कृषि पे हमें अधिक से अधिक फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 70% जो है जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, तो सिर्फ 30% ही है ना जो अलग तरह के व्यापार करती है। तो हमें कृषि को ही प्रोत्साहित करना पड़ेगा, क्योंकि भारत शुरू से ही कृषि प्रधान देश कहलाया है। तो हमें अगर विकसित होना है तो हमारे जो कृषि प्रधान है, हम कृषि पे ही अपना आगे फोकस करें, तो हमारे आने वाला समय में मुझे इतना विश्वास है कि हर देश जो है हम पे ही आश्रित हो जाएगी, क्योंकि खाने के बिना तो वो लोग जिंदा रह ही नहीं सकते। कितना आप केमिकल खाओगे, क्योंकि अनाज उपजेगी तभी उनकी पेट भी भरेगी, तभी उनकी जीवन शैली भी चलेगी। अगर हमारा अनाज पर नियंत्रण रहेगा तो उनका हमारे ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते। आगे 9th पॉइंट जो है दोस्तों ये है असमानता और अयोग्यता, यानी इनइक्वालिटी एंड इन्फेंसी। ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारा जो है अर्थव्यवस्था के रिगार्डिंग। किसी भी समय की आर्थिक व्यवस्था की परख को 2 प्रमुख मापदंड होते हैं, ठीक है, वो है योग्यता और न्याय संगत। दूसरे विश्व युद्ध से लेकर आज तक कायम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था ने विश्व में पाई जाने वाली असमानताओं में वृद्धि हो गई है काफ़ी हद तक। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा है कि आज विकसित और विश्व राष्ट्र के बीच व्यापक अंतर पाए जाते हैं और इन अंतर में दिन प्रतिदिन जो वृद्धि होती जा रही है। इस तरह वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की न्याय संगत पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था ने विकासशील राष्ट्र को अयोग्यता में वृद्धि भी की है, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने भरपूर साधनों का ठीक प्रयोग करने के असमर्थ रहे हैं। इस कारण विकसित राष्ट्र भी मांग की है कि जो विकासशील राष्ट्र की मांग किया है कि जो आर्थिक व्यवस्था योग्यता और न्याय संगत के पैमानों पर पूरी तरह नहीं उतरी है, वह बदल दी जानी चाहिए। तो आप बदल के भी कुछ नहीं कर सकते, ये मेरा विचार है, क्योंकि बदल के आप क्या करोगे? आप तो सिर्फ यही कह रहे हो ना कि हमारे पास योग्यता नहीं है, न्याय संगत नहीं है, उन्होंने हमारे साथ वो किया है। ठीक है, तो ये कह के कुछ नहीं होता है जब तक आपके पास क्षमता न होगा। आप देखिए, आप पढ़ोगे नहीं तो एग्ज़ाम में क्या करोगे? जब आप सही व्यवस्था ही नहीं करोगे तो आगे आपका देश कैसे तरक्की करेगा? तो हमें दूसरे देशों पर न थोप के, दूसरे को हमें गलत न ठहरा के, आप भी क्या करते हो दोस्तों, एग्ज़ाम तो आप कोसने लगते हो जब पेपर नहीं समझ में आता है, लेकिन आप तो ढंग से पढ़ोगे तब ना आगे बढ़ोगे, क्योंकि आप हर एक वर्ड को पढ़ोगे, हर एक कंसेप्ट क्लियर होगा तभी जाके वहाँ लिख पाओगे एग्ज़ाम में। दोस्तों ये बीए है, कोई खेल नहीं है, ये आम नहीं होती है, क्योंकि ग्रेजुएशन बहुत बड़ी बात रहती है। चलिए, ये तो आपके लिए भी था। आगे जो हमारा 10वां पॉइंट जो है, इसके अंतिम पॉइंट रहेगा,
विकासशील राष्ट्र के फुट डालो और लाभ उठाओ की नीतियां आजकल चल रही है, यानी पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड टेक एडवांटेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज। तो विकसित राष्ट्र को आर्थिक नीतियां विभिन्न राष्ट्रों के प्रति विभिन्न हैं, उनके द्वारा अपने निजी हितों के मुख्य रखते हुए विकासशील राष्ट्र के 3 भिन्न भिन्न भागों में बांटा हुआ है। जैसे कि पहला उन्होंने ये बांटा है कि साधारण राज्य या ऑर्डिनरी स्टेट, ठीक है, सबसे पहले तो उन्होंने साधारण राज्य बनाया है। दूसरा है मेहरबानी वाले राज्य जो फेवरिंग स्टेट कहलाते हैं, दूसरा जो होगा मेहरबानी वाला राष्ट्र, तीसरा होगा अति मेहरबानी वाले राष्ट्र यानी मोस्ट फेवरेबल स्टेट। तो पहले वर्ग में वो राष्ट्र शामिल किए जाते हैं जिनके साथ व्यापारिक शर्तें काफ़ी कठोर रखी जाती है, अर्थात उनके प्रति कठोर रवैया अपनाया जाता है, जिन्हें आम बोलचाल में विकसित राष्ट्र बदमाश राज्य कहते हैं या रूकिलिट स्टेट कहा जाता है का दर्जा दिया जाता है। दूसरे वर्ग में वे राज्य शामिल किए जाते हैं जिनका प्रति कुछ नरम दृष्टिकोण अपनाया जाता है और इसके साथ व्यापारिक शर्त काफ़ी ढीली रहती है। तीसरे वर्ग में वे राज्य शामिल किए जाते हैं जो विकसित राष्ट्र के हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं और आंख बंद करके उनके प्रत्येक आदर्श को मानते हैं। ऐसे राज्य को अति मेहरबानी वाला दर्जा प्रदान किया जाता है। इन्हें हर प्रकार की सहायता भी प्रदान की जाती है। विकासशील राष्ट्र विकसित राष्ट्र के इस पक्षपाती विभाजन और पक्षपाती नीति का विरोध करते हैं और अनुभव करते हैं कि इस सब का समाधान नई आर्थिक व्यवस्था की स्थापना में ही है। लेकिन कह सकते हैं कि जो हमने अभी तक पढ़ा है, अगर निष्कर्षण आप समझते हो तो निष्कर्षण यही निकलता है, कंक्लूजन यही निकलता है कि प्रभाव ने तीसरी दुनिया के देशों को नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था यानी NIU की स्थापना की मांग करने के लिए विवश कर दिया है, क्योंकि वे इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समकालीन युग में अपने नव उपनिवेशिक स्तर को समाप्त करने का एकमात्र साधन मानते हैं। यानी जो अब विकसित राष्ट्र हैं वो जो है NIO को एक कह सकते हो कि दया का पात्र मानते हैं या एक कह सकते हो कि उनका एक साधन मानते हैं, जिसकी वजह से जो है ये जो बुराइयां हैं, ये जो औपनिवेशिक स्तर की जो बातें हैं, वो शायद ये जो NIO हो यानी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो है वो शायद इसको ख़त्म कर दे। इसी आशा की दृष्टि से वो लोग देख रहे हैं। अगला टॉपिक हमारा दोस्तों क्या है? नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मुख्य मांगे यानी मेजर डिमांड ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ऑर्डर। तो इसमें आप कह सकते हो कि तीसरी दुनिया के विकसित राष्ट्र का मत है कि वर्तमान आर्थिक व्यवस्था अन्यायपूर्ण और शोषणकारी और इसके रहते हुए इसका विकास संभव नहीं है। अगर मान लीजिए न्यायपूर्णता रहेगी, शोषणकारी रहेगी, तो शायद इसके रहते हुए विकास संभव शायद नहीं हो। इसलिए वो इसे समाप्त करके नई व्यवस्था की स्थापना की मांग करते हैं, जिसमें शामिल उनके मुख्य मांगे कुछ इस तरह से है। अब हम जो है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की कुछ मांगे पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या मांगे रखी है विश्व के समक्ष। तो पहला तो यही है कि विश्व के वर्तमान आर्थिक संबंध की पुण्य संरचना, यानी दोबारा से क्या किया जाए, रिस्ट्रक्टिंग ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड इकोनॉमिकल रिलेशन, यानी विकासशील राष्ट्र जिन्हें तीसरी दुनिया के राज्य भी कहा जाता है के अनुसार वर्तमान आर्थिक व्यवस्था अराजकतावादी और अप्रासंगिक हैं और वे इस समाप्त करके एक ऐसी नई आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की मांग करते हैं जो समानता, आत्मनिर्भरता, पारंपरिक लाभ और विकास के लिए सभी राष्ट्र के काम करने के अधिकार का समर्थन करते हों, ताकि सभी राष्ट्र विश्व संपत्ति और आय में सामान्य भाग प्राप्त कर सकें और अपना उचित विकास कर सकें। इसलिए वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में केवल ऊपरी परिवर्तन यानी कॉस्मेटिक चेंजेस किए जाने की से ही बात नहीं बनेगी, अतुल इसमें मौलिक परिवर्तन की भी जरूरत मानी जाती है या अनुभव की जाती है। जो हमारा दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि संस्थागत परिवर्तन की जरूरत है, यानी नीड फॉर द इंस्टीट्यूशनल चेंज। कह सकते हो कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नियमित रूप किए जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था और बनाए गए नियम पक्षपाती हैं, क्योंकि ये संस्थाएं और नियम विकसित और अमीर राष्ट्र के हित का अधिक ख्याल रखते हैं और जब तक ये कायम है विकासशील राष्ट्र की स्थिति में सुधार संभव नहीं है। आज विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वैश्विक संपत्ति अधिकार यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड पेटेंट आदि को प्रभावित करने वाले इस परंपराओं और अन्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के अमीर राष्ट्र के प्रभुता स्थापित है। यानी आप कह सकते हो कि जो मेन चीज़ें हैं उनमें अमीर देशों ने ही अपनी प्रभुता स्थापित कर लिया है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे आपको IMF हो,
चाहे आपका IPR हो, सभी पे जो है उन्होंने अपना पैटर्न बना लिया है, अपना उन्होंने पैटर्न नाम कर लिया है। तो जब सारे मेन चीज़ें उनके पास रहेगा तो हमारे पास क्या रहेगा? जब हमारे पास इन सब चीज़ को व्यवस्था ही नहीं रहेगी तो हम जो है आगे जो है प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं? तो ये बात ध्यान देने वाली बात रह जाती है। पुराने गेट यानी ZTT और वर्तमान विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाए गए नियम भी अमीर राष्ट्र के हितों की अधिक रक्षा करती है। तो वही बात हो गया ना, जब मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, जिसकी लाठी उसी की भैंस। जब आपके पास लाठी है तो आप ही जो मर्जी चाहो बन कर सकते हो ना। तो ऐसा ही इनका साथ हुआ कि जितने भी जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है विकसित राष्ट्र के पास ही है। तो जो जैसा वो चाहेंगे वैसा वो नियम बनाया जाएगा, और जो गरीब राष्ट्र है उनका शोषण होना तो आम सी बात रह जाती है। इसलिए नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था इन संस्थाओं और इनके द्वारा बनाए गए पक्षपाती नियमों में परिवर्तन किए जाने की आज मांग भी की जा रही है, और होना भी ऐसा ही चाहिए। तीसरा पॉइंट जो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और व्यापार में सुरक्षावाद की समाप्ति, यानी एंड ऑफ प्रोटेक्शनिज्म इन इंटरनेशनल इकोनॉमी एंड ट्रेड। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारण वर्तमान व्यापार और नीतियां जो कि विकसित राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिकता और व्यापार में अपने हितों की रक्षा करने के लिए मुख्य रखकर अब बनाई गई थी, में सुरक्षावाद की समाप्ति की मांग की जा रही है। आज विकसित राष्ट्र दूसरे देशों को किए जाने वाले निर्यात पर अनेकों पक्षपाती सीमाएं लगाए जाने और व्यापार के अत्यंत प्रतियोगी बनाए जाने की स्थिति में है, जबकि इसका प्रत्यक्ष कुप्रभाव विकासशील जो राष्ट्र पर पड़ रहा है। अब देखिए, जो विकसित राष्ट्र होगा वो तो अपना रूल रेगुलेशन के रिगार्डिंग अपना व्यापार कर लेगा, लेकिन जो विकसित राष्ट्र हैं जिनके पास संसाधनों की कमी है वो कैसे व्यापार कर सकते हैं दूसरे राष्ट्रों के बीच, जब इतने जो है विचित्र और जटिल नियम बनाए जाएंगे। आयात निर्यात पर विकसित राष्ट्रों द्वारा जो है गेट यानी GTT के नियम की परवाह किए बिना भी मनचाही सीमाएं लगाई जा रही है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इतिहास में इसके अनेक प्रमाण पाए जाते हैं। आप देख सकते हो पुराने बातों को उठा के उसमें बहुत सी ऐसी बातें बताई गई है जो इनके पक्षधर होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। आज जो है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और स्वीडन द्वारा विकसित देशों द्वारा किए जा रहे जूते के निर्यात पर नए कोटे और तथा कथित व्यवस्था पूर्ण मंडी प्रबंधन थोप दिए गए हैं। इसी तरह बहुरेखा प्रबंधन जो थी एक नए आचार संहिता द्वारा 1981 से लेकर पूरे समय के लिए कपड़ा व्यापार और कपड़ा उद्योग पर अमीर प्रतिबंधित लगा दिए गए थे, जिसके विकासशील देशों को कपड़ा उद्योग और कपड़ा व्यापार पर बुरे प्रभाव पड़ने स्वाभाविक ही बात थी। विकसित राष्ट्र की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुरक्षावादी नीतियों का विश्लेषण करते हुए विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्ष मैकनमार ने अपने भाषण में ये कहा था कि इन सभी प्रतिबंधक कार्यवाहियों का मुख्य परिणाम विकसित यानी विकासशील राष्ट्रों के कपड़ा निर्यात और कपड़ा उद्योग को विकास को 1967 से 1976 तक के समय में 60% के मुकाबले में हर वर्ष 5% तक की सीमित करना होगा। यानी देखिए, जो यहाँ पर WHO का अध्यक्ष ने भी ये बात बहुत क्लियर कर दिया था, ठीक है, कि निर्यात पर का उद्योग पर काफ़ी विकास पे प्रभाव पड़ेगा विकसित देशों के लिए। तो ये तो जर्नल सी बात होगा, पड़ेगा ही पड़ेगा। जब कहते हैं ना अपने मुंह मोड़ लेंगे तो फिर पराये क्या कर लेंगे, तो यही बात यहाँ पर भी आ जाती है। इस सब के परिणाम स्वरूप विकासशील देशों द्वारा किए जाने वाले निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ा, और इसकी समाप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और व्यापार में सुरक्षावादी की समाप्ति आवश्यक थी। ठीक है, उसके पश्चात दोस्तों ये है जो 4 हमारा जो है टॉपिक, वो है पूंजी स्रोतों का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल रिसोर्स। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का उद्देश्य महत्वपूर्ण स्रोतों का वास्तविक रूप में स्थानांतरण करना है। यानी स्थानांतरण करने का अर्थ यही होता है कि एक जगह से दूसरी जगह उसको भेजना। इसके साथ साथ साधनों को इसी तरह उपयोगी कार्य में लाने की ज्ञान का स्थानांतरण करना भी है, जिससे कम विकसित राष्ट्र न केवल अपने लिए ही अधिक उत्पादन करने में योग्य हो सकेंगे, अतः दूसरे देशों के निर्यात करने के योग्य भी हो सकेंगे। यह स्थानांतरण या तो निजी निवेश के साथ होगा या द्विपक्षीय या बहुपक्षीय दोनों तरह की सरकार एजेंसियों द्वारा ठीक ढंग से दी गई आर्थिक सहायता द्वारा हो सकता है। तीसरी दुनिया के ऋणों को समाप्त किए जाने और विकसित राष्ट्र के कुल उत्पादन का 0.7% हिस्सा विकसित राष्ट्रों को अनुदान के रूप में दिए जाने से ही समूची तीसरी दुनिया के देशों को वित्तीय जरूरतों को पूरा की जा सकती है। तो ये तो बहुत ही आम बात रह जाती है।
आगे बात जो आती है, पांचवी बात आती है, ये आती है तकनीकी का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। किसी भी राष्ट्र के विकास में तकनीकी का विशेष स्थान होता है, जो आपको भी समझ है, मुझे भी समझ है। यदि विकासशील राष्ट्र अपना उचित विकास नहीं कर सके तो इसके लिए उन्हें बढ़िया तकनीक का प्राप्त नहीं होना भी उत्तरदायी होती है। अगर देखिए विकासशील जो देश है अगर तरक्की नहीं कर रहा है तो इसमें जो है सबसे बड़ा कारण जो है तकनीकों का विकास न होना है। ठीक है, अगर तकनीक रहेगी तभी वो विकास भी करेंगे। अधिक और उचित उत्पादन के लिए विकसित तकनीकी आवश्यक है। विकासशील राष्ट्रों के पास विकसित तकनीकों की कमी होने के कारण वे विकसित तकनीकों की प्राप्ति के लिए विकासशील राष्ट्र पर निर्भर हैं, जबकि विकसित राष्ट्र का विकसित तकनीकों का लगभग एकाधिकार है। आपको पता ही होगा कि भारत ने बहुत से जो हथियारों का जो है उन्होंने विदेशों से मंगवाया है और अरबों रुपये है जो उन्होंने खर्च किया, अरबों डॉलर जो है इन्होंने अपने देश को दिया है। तो आप कह सकते हो कि अगर यही संसाधन अगर हमारे देश में बनाने की क्षमता होती तो हमें शायद विदेशों से हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं थी। बहुत से ऐसे मशीन हैं जो हम विदेशों से मंगवा रहे हैं, तो यही बात है ना कि वो मशीनें बना रही है और जो गरीब राष्ट्र जो अविकसित राष्ट्र है उनको भेज रही है, लेकिन उनकी जो क्वालिटी होती है 2 दर्जे की होती है, जो हमारे लिए भी उचित नहीं रहती है और कुछ ही समय में उसका जो है क्वालिटी सामने आ जाती है। तो ऐसे क्वालिटी लेके क्या फ़ायदा अगर हम स्वयं विकसित करने लग जाएं, या वो नौजवान जो इसमें काम में अग्रसर हैं और उनका दिमाग काफ़ी अच्छा चलता है, सरकार अगर उनको सहायता करती है, अगर उनको प्रोत्साहित करती है, हमारे देश में उनके सम्मान होती है, तो वो शायद हम उनसे भी अच्छा जो है टेक्नोलॉजी का विकास कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में नौजवानों की कमी नहीं है। ऐसे बहुत से नौजवान हैं जिनके जो सोच विचार है वो बहुत उच्च कोटि की है। तो ये चीज़ें बहुत ही आम होती है इंसानों के लिए और सरकार को इस पर थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। वो तकनीक के हस्तांतरण के लिए विकसित राष्ट्रों और विकासशील राष्ट्रों पर अनेक प्रकार की शर्तें लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि सामान तो भाई उनके पास है, तो वो जो मर्जी चाहे शर्त लगा सकते हैं, जैसे मर्जी वो कर सकते हैं। उन्हें अपने पक्ष में कई प्रकार की व्यापारिक और आर्थिक समझौता पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश कर देते हैं। ऐसी ऐसी बातें होती है उनके लिखी हुई जो उनको मानना ही पड़ता है, जो आगे चल के उनके लिए ही घातक सिद्ध होती है, जबकि वे शर्तें विकासशील राष्ट्र के हितों के अनुकूल नहीं होते हैं, यानी उनके लिए बहुत ही प्रतिकूल होते हैं, उनके संसाधनों का वो दोहन कर रहे होते हैं। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था द्वारा तीसरी दुनिया के देश चाहते हैं कि उन्हें विकसित राष्ट्र से तकनीक का हस्तांतरण आसान और शर्त रहित किया जाए ताकि वे भी अपना उचित विकास कर सकें, लेकिन ऐसा होना शायद संभव नहीं है। बहुराष्ट्रीय निगमों की बढ़ रही दादागिरी पर नियंत्रण यानी कंट्रोल ओवर टू द ग्रोइंग हजमनी ऑफ द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। हमने पीछे पढ़ा है कि आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थव्यवस्था, औद्योगिक उत्पादन और विकसित तकनीकों पर बहुराष्ट्रीय निगमों का नियंत्रण स्थापित हो चुकी है। उन्हें तकनीकी जानकारी से संबंधित अनेकों पैटेंट्स अपने नाम किए हुए हैं, सबके सब अपने नाम पैटेंट किए हुए हैं। उनके यह एक ऐसे यंत्र है जिनके साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित किया हुआ है, और इसके साथ वे तीसरी दुनिया के देशों को अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण रखते हैं और उनका संचालन करते हैं। विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्र पर बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ सहयोग का विकास करने और उनके विकसित तकनीकी प्राप्त करने के लिए दबाव डालते हैं, जबकि विकसित राष्ट्र तकनीकी प्रदान करने के बदले में विकासशील राष्ट्र से भारी फीसें वसूल कर रहे हैं, जो कि आम बात है, जो कि विकासशील राष्ट्रों को काफ़ी महंगा पड़ रहा है और पड़ेगा भी। क्योंकि उनके लिए ये चीज़ सक्षम नहीं होते हैं, फिर भी वो क्या करते हैं, उसके व्यापार में लाते ही लाते हैं। आज जो है बहुराष्ट्रीय निगम में विकसित राष्ट्र के घरेलू मंडियां, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य आदि में भी हस्तक्षेप करते जा रहे हैं, यानी उनका हर जगह दबाव बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कई बार भयंकर परिणाम भी निकले हैं। साधारण बहुराष्ट्रीय निगमों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में भूमिका नकारात्मक और हानिकारक ही रही है, क्योंकि यह विकसित और विकासशील राष्ट्र के बीच अंतर को बनाए रखने और उनमें वृद्धि करने का साधन बने हुए हैं। इन्होंने सदैव अमीर राष्ट्र के गरीब राष्ट्र पर नव उपनिवेशवाद नियंत्रण स्थापित करने के यत्नों के रूप में काम किया है, और अनेक बार उन्होंने विकासशील राष्ट्र की निर्वाचित सरकारों को तख्ते पलटने की घटिया भूमिका भी निभाई है। आपको बहुत से एग्जाम्पल ऐसे भी दिखाई देंगे अगर आप थोड़ा सोचोगे तो, कि ऐसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने क्या किया है कि तख्ता पलट करके रख दिया है, ठीक है। और बहुत से ऐसे देश भी हैं जो इसमें अपना भूमिका निभा रहे हैं दूसरे देश के बर्बाद करने में, उनके संसाधनों को दोहन करने में। तो ये तो आम सी बात हो जाती है। इसलिए प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर वी डेन एल महरीश ने ये बात अपने साफ साफ शब्दों में कहा था कि भारत और नई अंतर्राष्ट्रीय सरकार और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों
अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के जवाब में योजना ऐसी है कि मेजबान राष्ट्र को होने वाले लाभों के हिस्सों में वृद्धि की अपेक्षा वह अपने लाभ का भी कुछ हिस्सा खो बैठते हैं। बहुराष्ट्रीय निगम अधिक अनुकूल शर्तें मनवाने के लिए कूटनीति का और दबाव का प्रयोग के लिए प्रसिद्ध होते हैं। वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाई गई विकास नीतियों की क्षति पहुंचाने का प्रयास करते हैं और विकासशील राष्ट्रों को जरूरत को पूरा करने में इनकार कर देते हैं। यानी वही बात होता है, जब विकासशील राष्ट्र को इनकी ज़रूरत होती है तो उस समय जो है उनको हेल्प करने के लिए वो डायरेक्ट मना कर देते हैं। और उनके जो होते हैं, जो बहुराष्ट्रीय निगम अधिकारी जो होते हैं, अनुकूल शर्तें मनवाने के लिए वो कूटनीति के प्रयोग करते हैं जो कि न्याय संगत नहीं होती है। तो ये बातें ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है सभी देश के लिए, कहीं दूसरे देश जो है उनकी जो है फ़ायदा तो नहीं उठा रहे हैं या उनकी तरफ से कोई गलत कदम तो नहीं उठ रही है। तो ये बात तो सरकार को समझना चाहिए और वहाँ की कंपनियाँ जो है जो निवेश कर रही है उनको समझना चाहिए कि वो हमारा शोषण किस प्रकार कर रहे हैं, उससे बचना ही उनका प्राथमिकता होना चाहिए। उसके पश्चात जो है दोस्तों हमारे पास 7 पॉइंट ये कहता है कि वस्तु और उत्पादक के हितों को मान्यता और सुरक्षा, इक्वलाइजेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कमोडिटीज प्रोड्यूसर, यानी विश्व आत्मनिर्भरता के युग में लाभकारी वस्तुओं का उत्पादक जिनमें से अधिकांश का जो रहा है इसमें संबंधित विकसित राष्ट्र के साथ है भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं जितनी कि विकासशील जो विकसित राष्ट्र हैं निभा रहे हैं। परंतु वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में तीसरी दुनिया को इन लाभदायक वस्तुएं उत्पादकों में हितों की बहुत कम महत्ता दी जाती है। उनके हितों की सुरक्षा के लिए नियमों के अभाव के कारण उन्हें विकसित राष्ट्र की दया पर छोड़ दी जाती है, यानी उनके दया पर भी वो आश्रित होते हैं। विकासशील राष्ट्रों को अपनी वस्तुओं को निर्मित के लिए विकासशील राष्ट्रों के साथ तीव्र प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है जो वे कर नहीं पाते हैं, जिस कारण उन्हें काफ़ी क्षति उठानी पड़ती है। विकासशील राष्ट्रों की मांग है कि उनके हितों की रक्षा के लिए विशेष नियम बनाए जाने चाहिए और उनके द्वारा निर्मित की जाने वाली वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय मंडी में मूल्य निश्चित किए जाने चाहिए और इसके अंतर्राष्ट्रीय विकासशील राष्ट्रों द्वारा निर्मित किए जाने वाले कच्चे माल को मूल्य बढ़ाए जाने और उन्हें इससे बनाए रखने के लिए नियम बनाने जाने चाहिए। तो ये सारे रूल जो रेगुलेशन जो है उनको करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो आपको पता है जो विकसित देश है विकासशील देश का शोषण कर रहे हैं, वो जितना हो सकता है वो अपने संसाधनों को इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, विकासशील देशों से, और इससे क्या होगा बाद में वो जो है उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि बहुत से ऐसे महामारी फैलती है जब क्या करता है कोई भी देश संसाधनों को इकट्ठा कर लेता है और बाद में वही संसाधन उन्हीं देशों से खरीदा था उन्हीं देशों को दोबारा भेजते हैं अपनी मनमानी कीमतों पे। तो ये तो आम सी बात रह जाती है कि जो विकसित देश है ऐसा ही करती है और इससे क्या होता है उनका 4 गुनी मुनाफा के साथ वो ऐसा करते हैं। आगे जो हमारा क्या है दोस्तों, आगे जो है अंतर्राष्ट्रीय न्याय में अधिक और निश्चित भाग यानी ग्रेटर एंड द फिक्स शेयर इन द इंटरनेशनल एक्सपोर्ट। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि एक्सपोर्ट करने की बात आ रही है यहाँ पर। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का एक और महत्वपूर्ण विषय अमीर राष्ट्रों के नियमित मंडियों तक पहुँचाना भी है, क्योंकि उनके पास संसाधन होता है तो उनको पहुँचाना बहुत ही आसान होता है। वर्तमान व्यवस्था गरीब राष्ट्र के मुकाबले में अमीर राष्ट्र के पक्ष में है। इसके अतिरिक्त विकसित और विकासशील राष्ट्र के बीच बहुत बड़े आर्थिक और औद्योगिक अंतर के कारण विश्व व्यापार यानी WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास यानी सम्मेलन यानी UNCTAD अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और व्यापार व्यवस्था में उचित और आवश्यक परिवर्तन किए जाने के लिए असमर्थ रहे हैं। विकसित और विकासशील राष्ट्र के बीच अनियमित और खुली प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों में अधिक हानिकारक पक्ष है, क्योंकि इनसे विकासशील राष्ट्र के मूल्य पर विकसित राष्ट्र को अधिक लाभ पहुंचाया है। इस कारण विकसित राष्ट्र वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था का खंडन करती है और इसके स्थान पर वे ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था स्थापित किए जाने की मांग करते हैं जिनमें उन्हें अंतर्निर्माण निश्चित और न्याय संगत भाग प्राप्त हो। इसके परिणाम स्वरूप विकसित राष्ट्र अधिक विदेशी सिक्कों की कमाई कर सकेंगे और अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तु और कच्चे माल का आयात भी कर सकेंगे। यद्यपि आज विकसित राष्ट्र द्वारा उदारीकरण की नीतियां अपनाई गई है, परंतु आय और न्याय के शर्तें विकासशील राष्ट्र के प्रतिकूल और विकसित राष्ट्र के अनुकूल होने के कारण इसका विकासशील राष्ट्र के हितों की रक्षा करने की असमर्थता रही है। इस सबका सामान्य वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का पुनर्गठन करके नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना में भी है। अब देखिए दोस्तों, इसमें बात तो सही बात है कि जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों पर निर्यात आयात करने में भी शर्तें लगाए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि आपको तो पता है कि जो अविकसित राष्ट्र है
वो कमज़ोर है और विकसित राष्ट्र मजबूत है। तो जनरल सी बात है, जो शर्तें होगी वो कमज़ोरों के लिए ही लगाई जाती है, बड़े पावरफुल के लिए तो लगाई नहीं जाती, और पावरफुल को कोई इसका प्रभाव भी नहीं पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि जो न्याय करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय न्याय में, जो होती है एकाधिकार जो है अमीर देशों का ही है और वो उनका ही फ़ायदा रहती है इसमें। तो ये दो बातें नहीं है, एक ही राय है, और ऐसा जो है ये दोहरी नीति अपनाई जा रही है इसमें। अगर ये दोहरी नीति रहेगी तब तक जो है कोई भी देश विकसित नहीं बन सकती है, क्योंकि वो अपने संसाधन को क्या कर रहे हैं कि वो दोहन कर चुके हैं, और वो क्या करते हैं जो दूसरे देश है उनके संसाधनों का भी दोहन करने के पक्ष में है। इससे क्या होगा, जो अविकसित राष्ट्र है वो बिल्कुल कमज़ोर से कमज़ोर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने संसाधन को उन्होंने खुद नुकसान ना पहुंचा के उनके दूसरे देशों ने उनको नुकसान पहुंचाया है। तो इससे क्या होगा, बिल्कुल ही ये ख़त्म हो जाएगी। ऐसा भी होता है जब आपके पास संसाधन होता है ना, तो दूसरे जो लोग होते हैं वो बार बार आप पे अटैक करेंगे, बार बार आपके संसाधनों को नष्ट करने की कोशिश करेंगे। शायद ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ऐसा होना संभव ही रहता है कि आप कुछ समझ के बिना भी दूसरे व्यक्ति जो है आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, आज के जीवन में भी है और ये में न्याय प्रणाली में भी रहती है ये बात। इसीलिए आप जो है बड़े समझदार हो चुके हो, आपको परखना चाहिए, समझना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए, फिर कदम उठाना चाहिए। तभी जाके आप किसी के शोषण के खिलाफ अपना जो है कदम रख सकते हो और उनसे बच सकते हो। अगला पॉइंट जो दोस्तों ये है आत्मनिर्भरता है, सेल्फ रिलायंस। आप इसके मतलब समझ ही गए हो कि इसका मतलब क्या है। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का एक बड़ा उद्देश्य विकासशील राष्ट्रों का विकास और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना भी है। विकासशील राष्ट्र और तथा विकसित के उत्सुक हैं, वे आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं ताकि वे अपने लोगों की ज़रूरतों की पूर्ति कर सकें। ऐसा होने पर ही वे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अपनी प्रभावशाली और सम्मानित सहभागी भूमिका निभा सकेंगे। विकासशील राष्ट्र पुण्य सजग है कि दृढ़ निश्चय और यत्नों में से ही वे अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं, परंतु इसके साथ साथ वे विकसित राष्ट्र पर यानी विकसित जो राष्ट्र है उन पर आत्मनिर्भर के प्रति भी सजग रह सकते हैं। इसकी समाप्ति के लिए वे एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं जो वर्तमान पक्षपाती और अमीर के प्रभाव वाली अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बदल सके। आपको पता है कि अगर गरीब कोई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बनाएगा, गरीब देश बनाएंगे मिलके, तो उसमें अमीर देश सम्मिलित होकर उसको भी तहस नहस कर देंगे। आज जो है बहुत सारे इसके लिए व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन आज जो है सभी के सभी फेल हैं। आज जो है अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में कोई भी उनकी जो कार्यक्रम बनाए गए थे, सारे कार्यक्रम जो है फेल है। इसका कारण यही बनता है कि गरीब देश द्वारा जो है बनाई जाती है संस्थाएँ, और अमीर देश जो होते हैं धीरे धीरे उन पर अपना जो है प्रभुता स्थापित कर लेते हैं। तो ये सब जो होती है कमज़ोर करने का एक चाल होती है, कमज़ोर करने का उनका नीति होती है। तो ये जो है उनको समझना चाहिए। तो ये समझना उनके लिए बहुत कठिन बन जाती है। अगला जो हमारा 10वां पॉइंट ये कहता है कि निश्चित जीवन स्तर और न्यूनतम निश्चित आय, फिक्स मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड फिक्स मिनिमम ऑफ इनकम। तो इससे तो अब जाहिर हो जाता है कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था न्यूनतम निश्चित जीवन स्तर और न्यूनतम निश्चित आय को विश्वसनीय बनाने जाने की मांग कर रही है। आज विकासशील राष्ट्र में रह रहे लाखों व्यक्ति अपनी आवश्यक दैनिक जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते हैं और उन्हें और भी उनके मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण उनकी मांग की अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में ऐसे सुधार किए जाने चाहिए जिनके परिणाम स्वरूप जो विकासशील राष्ट्र में रह रहे गरीब और कमज़ोर को न्यूनतम निश्चित आय अवश्य प्राप्त हो सके। ठीक है, लेकिन आज के समय में तो ये होती है दोस्तों कि जो लोग मजदूरी भी करते हैं उनका सही समय पे मजदूरी नहीं मिलती है। तो ये जो है विकास कैसे कर सकते, कैसे ये कुपोषण का शिकार नहीं होंगे। एक दिन उनको भोजन मिलता है, दूसरे दिन उनको भोजन नहीं मिलता है, किया हुआ काम भी उनको नहीं मिलता है। इसका कारण क्या होता है, सख्त के जो कानून जो बनाई जाती है सरकार की तरफ से वो सारे ढीली होती है। आप पुलिस के पास भी चले जाओ तो वो भी आपको कोई हेल्प नहीं करेंगे, ऊपर आपसे ही पैसे लेने स्टार्ट कर देंगे। तो गरीब लोग तो पुलिस के पास जाना ही पसंद नहीं करती, ऐसी अगर उनके साथ न्याय उचित कार्य होती है। ये तो आम लोगों की बात रह जाती है, लेकिन अगर जब विश्व स्तर पर ऐसी बातें होती है तो इसका समाधान कौन करेगा, ये भी बहुत संभव बात नहीं रह जाती है। इससे वे अपनी आर्थिक कठिनाई पर नियंत्रण पा सकेंगे। ठीक है, अमेरिका के मूलभूत मंत्री और विशेष मामलों में विशेषज्ञ डॉक्टर हेनरी काउंसलिंग ने यह बात कही थी कि सबके लिए प्राथमिक आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करने की समस्या से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए और इस चुनौती को विचारधारा और गुट राजनीति से अलग रखना जाना चाहिए। जब तक किसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का उद्देश्य विश्व के
अति गरीबों को बढ़िया जीवन स्तर प्रदान करना नहीं होगा, तब तक उसे न्याय संगत नहीं माना जाएगा। देखिए दोस्तों, आज जितने भी लोग हैं, जितने भी बड़े बने हैं, वो सारे अमीरों को ही अपना चारा बनाए हैं। ठीक है, अपना अमीरों को ही अपना उन्होंने सीढ़ी बनाया है। जो अमीर अमीर हैं वो गरीब गरीब इसलिए हुए हैं कि कारण यही है। आप देखते हो कि आपकी सरकार जो है जीत जाती है, हर जगह जीत जाती है सरकार, और वो क्या करती है, आपका ही शोषण करना स्टार्ट कर देती है। आपको जितने भी वादे करते हैं वो भी निभा नहीं पाते हैं। जब हमारे देश में ऐसा शोषण होगा तो अंतर्राष्ट्रीय शोषण तो और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने तो सीखा है यहाँ पर, घरों में ही सीखा है, तो बाहर भी तो आप वैसे ही करोगे ना। तो यही हालात हमारे देश का है, हमारा पूरा दुनिया का है। तो ये बातें बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, जैसा घर में होगा वैसे ही आपको बाहर भी मिलेगा। घर में आपको झगड़ा होगा तो 100% बाहर भी आपसे किसी न किसी व्यक्ति से झगड़ा हो ही जाएगा। तो वही का कारण बन जाता है कि अगर आप अपने सरकार को नियम रेगुलेशन के हिसाब से नहीं चलोगे, आप आपस में ही लड़ते रहोगे, तो दूसरा जो व्यक्ति है वो तो आपको फ़ायदा उठाएगा ही ना। आपने शायद चूहे बिल्ली वाला स्टोरी नहीं किया, देखा होगा कि जो बिल्लियाँ होती है आपस में लड़ रही होती है, तो जो बंदर होता है वो फ़ायदा उठा जाता है। तो ऐसा ही हालत हमारे देश का भी है कि आज राजनीति में क्या होते हैं, वो लोग सिर्फ एक दूसरे पर कमेंट मार रहे हैं, लेकिन हमारे देश के विकास करने के लिए कोई भी कदम उठा नहीं रहे हैं। जब हमारे राजनीतिक पार्टी ऐसे सोए रहेंगे, ऐसे बैठे रहेंगे, तो कौन बनाएगा रूल रेगुलेशन। सिर्फ कहते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हमने विकास कर दिया, विकसित कर दिया देश, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कुछ भी। ठीक है, अगला जो हमारा क्या है दोस्तों टॉपिक, 11वां है पर्यावरण के प्रदूषण पर रोक। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वायरमेंट पोल्यूशन जो है आज के समय में बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। चेक ऑन इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन आज समग्र विश्व पर्यावरण के प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है। धरती का तापमान दिन पर दिन बढ़ रहा है, ध्रुव से बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र की जल की सतह बढ़ रही है और समुद्र के किनारे पर बसे शहरों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। ओजोन परत जो है उसकी लेयर समाप्त होती चली जा रही है। ठीक है, और जो है बड़े छिद्र हो तो गए हैं, और जो ओजोन लेयर के छिद्र थे वो बहुत ही बड़े हो गए हैं, जिस कारण सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणें सीधे धरती पर पहुंच रही है, जो अनेक अध्याय बीमारियों के लिए उत्तरदायी है। पर्यावरण के बढ़ रहे प्रदूषण के लिए साधारण विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र और गरीब राष्ट्र को उत्तरदायी ठहराते हैं। आपको पता है कि विकसित राष्ट्र जो है वो विकासशील राष्ट्र को ही इसका उत्तरदायी ठहराते हैं, जबकि स्थिति इसके विपरीत है। पर्यावरण के बढ़ रहे प्रदूषण में अधिक हिस्सा विकसित राष्ट्रों के हैं, क्योंकि वो जितनी खतरनाक गैस उनके कारखाने और उनके द्वारा की जा रहे अंतरिक्ष के क्षेत्रों में प्रयोग के कारण बनती है, उसके मुकाबले में विकासशील राष्ट्रों का हिस्सा कुछ भी नहीं है। इस कारण नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना यह भी मांग करती है कि पर्यावरण को प्रदूषण को शीघ्र रोका जाए, और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विकसित राष्ट्र द्वारा कठोर कदम उठाए जाने की जरूरत पड़ती है। तो ये बात तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चाहे वो विकसित राष्ट्र के ऊपर लगा रहे हो, दबाव डाल रहे हो, या विकसित राष्ट्र की ठीक है विकासशील देश पर दबाव डाल रहे हो, लेकिन दोनों अवस्था में जो है दोनों बात ही गलत ही है। क्योंकि ये पर्यावरण जो है किसी एक का नहीं है। अगर आप अपने देश में इतने कारखाने लगा दोगे और इतने प्रदूषण फैलाओगे, तो आपको क्या लगता है कि आप अपने प्रदूषण का खुद ही अपने घर में रोक लिया? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये वातावरण है, नेचर है। तो इन्वायरमेंट में ये पोल्यूशन, आप अगर पोल्यूशन फैला रहे हो तो दूसरी जगह जाएगा ही जाएगा और उस देश को भी नष्ट करेगा। लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि इसी वातावरण में आप जीवन यापन कर रहे हो। बेशक आप सोच रहे हो कि मैं अमीर घर में बैठा पड़ा हूँ, मैं एसी में बैठा पड़ा हूँ और मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये तो बहुत गलतफहमी में जी रहे हो। ठीक है, आपने शुतुरमुर्ग को देखा होगा कि खतरे के डर से वो क्या करता है, गला जो होता है रेत में अपना गाड़ लेता है, लेकिन उसको शायद समझ नहीं होता कि अभी भी उसके जो दुश्मन है उस पर हमला कर रहा है और करेगा। तो ऐसे नहीं होता कि घर में दुबक के बैठ जाओगे तो सोचोगे कि पर्यावरण का आप पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। विकसित राष्ट्र को भी ये बात बहुत ही गंभीरता से लेनी चाहिए और इस पर सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। अगर सख्त कदम नहीं उठाई तो कह सकते हो कि 2-4 सालों में जो होगा प्रदूषण के ऐसे शिकार बनेंगे और ऐसे ऐसे भयंकर बीमारियां आएंगी जिसका कोई इलाज ही नहीं होगा, वो तरफ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा जो है 12वां क्या है, संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग पर रोक। तो ये भी बात है संसाधनों का। देखिए ये बात बहुत जरूरी हो जाता है कि हम संसाधनों का क्या है अंधाधुंध प्रयोग करते जा रहे हैं, यानी चेक ऑन द ब्लाइंड यूज ऑफ द रिसोर्स। तो बात क्लियर है कि विकसित राष्ट्र आज अपने स्वार्थ के लिए विकासशील राष्ट्र के हमारे प्राकृतिक साधन का जो है अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, यानी जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है उनके इतने प्रयोग कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि आज फिर विकासशील राष्ट्र विकसित राष्ट्र के लिए कच्चे माल की मंडियां बनी हुई है। विकसित राष्ट्र अपने प्राकृतिक भंडार को तो बचा कर रख रहे हैं,
जबकि विकासशील राष्ट्रों के प्राकृतिक भंडार का निरंतरता से शोषण कर रहे हैं। यदि यह प्रक्रिया इसी तरह से जारी रही तो विकसित राष्ट्र की आने वाली नस्लें अनेक प्राकृतिक संसाधनों से बुरी तरह से वंचित हो जाएगी। आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां ने मल्टीनेशनल कंपनियां का जाल विकसित राष्ट्र की पूरी तरह से फैला चुका है और वो बहुत ही सूक्ष्म विधियों के विकसित राष्ट्र के प्राकृतिक भंडारों को शोषण कर रही है जो खतरे से खाली नहीं है। इस कारण नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मांग करती है कि विकसित राष्ट्र को विकासशील राष्ट्र के साधनों का शोषण पर रोक लगाया जाए। लेकिन रोक तभी लगेगा जब वो राष्ट्र जो है अपने आप में आत्मनिर्भर बनेगा। जब वो आत्मनिर्भर नहीं बनेगा तो दूसरे राष्ट्र पे उसको देखना ही पड़ेगा होप की दृष्टि से। तो उसको क्या करना पड़ेगा, अब आप दूसरे की तरफ देख रहे हो तो अगर आपको चाहिए वो चीज़ें तो आपको तो अपने संसाधन देना ही पड़ेगा। तो यही बात है ना कि अपने देश में विकास करो ना, अपने देश को और भी पावरफुल बनाओ, तब जाके होगा। दूसरे देशों पर निर्भर रहोगे तो वो बाद में जैसा कहेगा वैसा तो करना ही पड़ेगा ना आपको। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट रह जाती है। उसके पश्चात 13 पॉइंट या 13वां पॉइंट जो ये है, कृषि के विकास की तरफ विशेष ध्यान, स्पेशल अटेंशन ऑफ टुवर्ड टू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो दोस्तों ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा देश जो है किसान प्रधान देश है, तो हमें तो कृषि पर निर्भर रहना पड़ेगा। आपको पता है कि आपको अगर मोबाइल में नेट नहीं रहता तो आप परेशान हो जाते हो, लेकिन अगर आपके पेट में जब अन्न के दाने नहीं रहेंगे तो आप सोचो क्या होगा आपके साथ। मोबाइल लेके तो नहीं खा सकते ना। तो यही बात यहाँ पर जो है क्लियर आती है कि हम कृषि पे क्या कर सकते हैं और कृषि हमारे लिए इतना उपयोगी क्यों है। विकासशील राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होती है और इन देशों में कृषि के लिए आज भी उन परंपरागत विधियों का ही प्रयोग किया जा रहा है जिनका आज से 1000 वर्ष पहले किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त कृषि में पूंजी निवेश की दर भी बहुत निम्न है और भूमि का स्वामित्व दिन पर दिन घटता ही जा रहा है। क्योंकि आज जो है आधुनिकीकरण कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो है भूमि का स्वामित्व दिन पर दिन घटता ही चला जा रहा है। दायरा जो है ज़मीन का ख़त्म होता जा रहा है। आज तरह तरह की ज़मीनें जो है ऐसे बिक रहे हैं जैसे सरकार अंधा बना हुआ हो। ठीक है, धराधुर जो है ज़मीनें बेची जा रही है, वहाँ पर मकानें बनाई जा रही है। सारे जो कृषि क्षेत्र थे वो नष्ट होते चले जा रहे हैं। तो कह सकते हो ना कुछ भी नहीं बचा हमारे लिए। तो यही है कि दिन पर दिन से घटता ही जा रहा है। इस सभी कारणों से कृषि की विकास की दर बहुत निम्न होती जा रही है। यही कारण है कि यह देश जितना गरीब जितना विकास नहीं कर पा रहा है जितना कि औद्योगिक राष्ट्र द्वारा किया जा रहा है। त्राही यह है कि विकासशील राष्ट्रों के दबाव में विश्व व्यापार यानी WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इन विकासशील राष्ट्रों पर कृषि के क्षेत्र में दी जाने वाली आर्थिक सहायता कम किए जाने और अंतराल में पूरी तरह से समाप्त किए जाने के लिए बल डाल रहा है। यदि ऐसा हो जाता है तो विकासशील राष्ट्र तो पूरी तरह से बर्बाद ही हो जाएगा। अब देखिए जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी क्या विचार दे रहा है, वो भी बहुत ही भयंकर ही कह सकते हो या बहुत ही दुखदायक ही कह सकते हो। वो ये कह रही है कि जो किसानों को सब्सिडी दी जा रही है उनको ख़त्म कर देना चाहिए। जब सब्सिडी दी जा रही है किसानों को ख़त्म कर दिया जाएगा तो किसान के तो रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। फिर तो वो व्यापार कृषि क्या हो तो कुछ भी करने लायक नहीं रहेंगे। और यही तो चाहती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार या जो विकसित देश है वो सब चाहती है कि इनका जो कृषि की जो है पूरा निर्भरता ख़त्म कर दिया जाए, वो हम पे आश्रित हो जाएं और वो अपने संसाधनों को हमारे पास बेच सकें। और आप लोगों को भी वही होती है बर्गर और जो उनके बनाए हुए जो होते हैं तरह तरह के जो आर्टिफिशियल केमिकल से बनते हैं वही पसंद आती है। तो कैसे वो व्यापार आगे उनका क्यों नहीं बढ़ेगा। आज जो है आधे से अधिक व्यक्ति जो है बाहरी चीज़ों को खाना बहुत ही पसंद करते हैं, विदेशी खाना पसंद बहुत करते हैं। तो वही तो चाहते हैं वो लोग कि आप लोगों को वो अच्छे तरह से आप उनकी आदी बना दिया जाए, फिर आप पे तो राज वो करेंगे ही करेंगे। जर्नल सी बात रह जाती है। यदि ऐसा रहा तो विकासशील राष्ट्र तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि भारत में आज भी अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं। इसलिए नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग करती है कि कृषि के विकास की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए। तो वो जो है NIO के मांग से नहीं होगा, हमें प्रत्येक और हमारे सरकार को ये मांग रखनी चाहिए और कृषि के लिए हर तरह के संभव जो है इसको विकास करे। और जो संसाधन जो है जो कृषि के उत्पाद होते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, उस पर भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको पता है कि हमारे देश में जो है कृषि से उत्पन्न की गई जो अनाजें होती है लाखों करोड़ों टन जो होती है ऐसे बर्बाद हो जाती है जैसे उसका कोई मतलब ही नहीं था, उसका कोई अर्थ ही नहीं था। तो सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, न कि किसी और चीज़ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके पश्चात जो हमारा 14 पॉइंट है जो कि लास्ट पॉइंट होगा, निर्णय निर्माण भागीदार यानी पार्टिसिपेशन इन द डिस्कशन मेकिंग। प्राय देखने में आता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक विश्व व्यापार जो होता है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन यानी ILO, न्यास्को यानी UNCSCO और संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन आदि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर विकसित राष्ट्र का प्रभुता स्थापित है
और वे इन संगठनों का प्रयोग विश्व में अपनी दादागिरी चलाने और अपने हितों की रक्षा के लिए करते हैं। विकासशील राष्ट्रों की मांग है कि इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अधिक लोकतंत्रीय बनाया जाए और इसकी जो कारगुजारी में पारदर्शिता लाई जाए। इससे विकासशील राष्ट्र भी निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी बन सकेंगे और अपने हितों की रक्षा अवश्य कर सकेंगे। तो ये बात तो पहले भी हम उठा चुके हैं कि जितने भी जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मुद्रा कोष हो, विश्व बैंक हो, विश्व व्यापार संगठन हो, या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन हो, या संयुक्त राष्ट्र हो, सब के सब विदेशों में स्थापित है। ये ऐसा कोई भी जो है जो गरीब राष्ट्र में हो स्थापित, इसका कोई भी आपके पास जवाब नहीं होगा। क्योंकि ये कहीं भी गरीब राष्ट्रों में नहीं स्थापित है, क्योंकि इनका प्रभाव जो है सबसे अधिक जो है अमीर लोगों पे पड़ रहा है, और अमीर लोग जैसा चाहते हैं वैसा जो है रूल रेगुलेशन बना रहे हैं। जो अमीर राष्ट्र हैं उनका प्रभुत्व इस पर बढ़ता ही चला जा रहा है, और उनका प्रभुत्व की वजह से ही आज जो गरीब राष्ट्र होता जा रहा है, अमीर राष्ट्र अमीर होता चला जा रहा है। ठीक है, लेकिन आप कह सकते हो कि जो हमने यहाँ पर टॉपिक पूरा किया है तो उसका कुछ निष्कर्ष भी निकलता है, कुछ हमारा इसमें कंक्लूजन भी निकलता है जो कि आपको जानना चाहिए और आपको एग्जाम में लिखना भी चाहिए, क्योंकि कंक्लूजन रहता है तभी एग्जामिनर जो है आपको फुल मार्क्स देने का निर्णय लेगा। तो आपने इसमें पढ़ा ही होगा, समझा ही होगा कि इसमें जो है ऊपर लिखित जो हम विचार पढ़े हैं उससे निष्कर्ष यही भी पहुंचता है कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की पुनः संरचना की जाए, यानी दोबारा से इसको बनाया जाए। वर्तमान विश्व व्यापार संगठन द्वारा स्थापित व्यवस्था को न्याय संगत बनाया जाए, यानी इसको न्याय संगत बनाना भी बहुत बड़े कार्य का विषय रहा है। विश्व व्यापार में विकसित राष्ट्रों को पहले से अधिक और निश्चित भाग प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। पुराने ऋणों को समाप्त करके विकासशील राष्ट्रों के ऋणों को बोझ से मुक्त किया जाने की आवश्यकता है। विकसित राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय विकास सहायता और अनुदान प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, और उसके बाद जो है इसमें यही होना चाहिए कि विकास राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय निर्णय में उचित भागीदारी और विश्वसनीय बनाए जाने की आवश्यकता है। तो आप कह सकते हो कि इससे क्या हुआ है कि तीसरी दुनिया के राष्ट्र उत्तर और दक्षिण के बीच इंटेग्रेशन बिटवीन टू द नॉर्थ एंड साउथ व्यापक विचार विमर्श करना चाहते हैं, क्योंकि विकासशील जो है राष्ट्र यह जानते हैं कि उत्तर के विकसित राष्ट्र के सहयोग के बिना न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना संभव नहीं है, जब तक कि है जो विकसित राष्ट्र इसके लिए प्रयत्नशील न हो। परंतु विकसित राष्ट्र नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के प्रति अधिक उत्सुक नहीं है। इस कारण आज विकासशील राष्ट्र दक्षिण वार्तालाप द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना के यत्न कर रहे हैं, जिससे अधिक सफलता की आशा रखी जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, ये तो आशा रह जाती है कि शायद कोई ऐसा रूल रेगुलेशन बने जो जिसको कि विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़रूरी रह जाती है। आपको अगर जो मैंने आज टॉपिक समझाया है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था एग्जाम व्यू से, आप इसको अच्छे से करना। अगर आपको अच्छा लगा है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको इसी तरह से वीडियो मेरा मिलता रहे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करने की आवश्यकता होगी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरे द्वारा भेजा गया वीडियो आप तक नहीं पहुंचेगा और आप शायद इसको यूट्यूब पर ढूंढ भी नहीं पाओगे। रीजन्स ये है, कारण ये है कि जो चैनल है इसका कोई नाम जो है बहुत फेमस नहीं है, क्योंकि त्रिपान स्टडी सेंटर जो है किसी अगर आप त्रिपान भी लिखोगे तो वहाँ पर तिरपस आ जाएगा या त्रिपुरा आ जाएगा, तो शायद इस चैनल का आप नहीं लाभ उठा पाओगे। अगर आपको लाभ उठाना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जरूर कीजिए। अगर नहीं कीजिएगा तो शायद इसका लाभ नहीं उठा पाइएगा। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना और पेपरों की अच्छे से तैयारी करना। ओके, हम अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।